अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं FRB इंग्लिश सीरीज। यहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा रिवीजन करने वाले हैं, वो भी वाइट पेपर, है ना। तो इंग्लिश के सेगमेंट को कैसे हम डील करेंगे उसमें मैं आपको बातें बता दूं कि किस तरीके से हम इस सेगमेंट में चीज़ों को लेकर के चलने वाले हैं। तो इसमें आपको वीकली स्केड्यूल एक मैंने ऑलरेडी वीडियो आपको प्रोवाइड किया था, जिसमें मैंने डिस्कस किया था किस तरीके से हम चीज़ों को टैकल करेंगे। तो इसमें आपको आपके पास वीकली स्केड्यूल होगा, है ना। और उसमें क्या करेंगे, पूरे वीक का जो भी एक टॉपिक है वो पूरे वीक में वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे इस वीक में हम इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो सर इडियम्स एंड फ्रेजेस तो बहुत सारे पढ़े हैं ऑलरेडी, इतना सारा कंटेंट है, तो फिर ये इसकी नीड क्यों है? इसकी नीड इस वजह से है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा समराइज्ड वे में, सो दैट आप चीज़ों को रिकॉल कर पाएँ, है ना, ठीक है, इजिली रिमाइंड कर पाए, उस तरीके से इन सेशंस को डिजाइन किया गया है। तो आइए फिर विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हर एक वीक में आपको एक शेड्यूल मिलेगा। उस पूरे वीक में 3 से 4 या 5 जो भी लेक्चर्स होने वाले हैं वो एक स्पेसिफिक टॉपिक पर होंगे, और उस टॉपिक का पूरा पोस्टमार्टम हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले इडियम्स एंड फ्रेजेस की कहानी। अब देखिए इसमें क्या है, मैंने सेट वाइज अरेंज किया है सारे इडियम्स को, है ना, कि सो दैट आपकी जो लर्निंग है वो हैम्पर ना हो, है ना। जैसे स्टार्ट करते हैं, मैं एक एक चीज़ें समझाते हुए चलूँगा, तो सो दैट आपको समझ आएगा कि चीज़ें हाँ किस तरीके से करने वाले हैं। जैसे पहले ईडीएम की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और फिर अगेन एक बात कि पहला फर्स्ट लेक्चर है तो आप सभी देखेंगे, आई होप सो, ठीक है। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करके रखनी है ना, थ्रू फर्स्ट लेक्चर टिल द लास्ट लेक्चर, है ना। तो आपको लगातार बने रहना है, क्योंकि चीज़ें बहुत समराइज्ड वे में मैं आपको कराने वाला हूँ। ये केवल मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं कराऊंगा, ठीक है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो पहला जो सेट है, इसकी जो खास बात है, ये जो आप एक साथ इतने ईडियम देख पा रहे हो, आगे भी है ये पूरा, अगर आप देखोगे तो ये पूरा सेट फर्स्ट में ईडियम्स हैं पूरे, है ना। यहाँ पर देखोगे नियर अबाउट आपको कम से कम मिल जाएंगे 10 से 15 के आसपास या 12 के आसपास ईडियम्स है। इन सभी का मीनिंग सेम है। जैसे जो जितने भी ईडियम है इन सभी का मीनिंग एक ही है। इसका मतलब होता है अनसक्सेसफुल, असफल होना, है ना। इन सभी का मीनिंग क्या है? इन सभी का मीनिंग है अनसक्सेसफुल। अब कैसे इनको लर्न कैसे करोगे? मीनिंग तो आपको पता चल गया। ये फॉल थ्रू का मीनिंग है अनसक्सेस, कम क्रॉपर का मीनिंग अनसक्सेस, इन वेन है, गेट डाउन लाइक अ लीड बलून है, इन स्मोकिंग है, गो डाउन द ड्रेन है, या फिर गो अराई है। तो ये जो जितने वर्ड है, ये जितने इडियम्स हैं, इन सभी का मतलब टू बी अनसक्सेसफुल, है ना। जैसे यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इंडियन फियस्को है, डैम्प स्कब है, या फिर कुक समवन गूज है, गो टू द डॉग्स, गो टू द विंड्स, नेल इन द कफिन, गो रैक एंड रीन, या फिर गो हे वियर, है ना। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं बारी बारी से। देखो अब जैसे फॉल थ्रू है, ये पहले तो फ्रेजल वर्ब है ना, और यहाँ पर ईडियम्स के साथ साथ आपको फ्रेजल वर्ब भी देखने को मिलेंगी। तो फॉल थ्रू का मतलब होता है असफल होना, है ना, टू फेल इन समथिंग, आप ये कह सकते हो। सिंपली याद कर सकते हो, आप किसी चीज़ में फॉल हो गए, इसका मतलब फेल हो गए, सिंपली याद रखना। और फॉल की जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है वो यही है, फॉल थ्रू बार बार पूछी जाती है ना। तो ये वाली इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि फॉल थ्रू का मतलब होता है अनसक्सेस, ये एक फ्रेजल वर्ब है ना। कम आ क्रॉपर, अब क्रॉप का मतलब क्या होता है? फसल, जानते हो आप, है ना। क्रॉप का मतलब क्या होता है? फसल, और फसल में कुछ भी नहीं मिला, इसका मतलब फसल पूरी तरीके से, जो क्रॉप है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, है ना। तो यहाँ से याद कर पाओगे। अच्छा, वेन का मतलब बेकार होता है, VAIN, वैसे इसके साथ यूजुअली जो प्रपोजिशन लगाते हैं वो ऑफ लगाते हैं, है ना। तो वेन वेन इन वेन का मतलब, वेन का मतलब बेकार होता है, यूजलेस होता है ना। तो वैसे वेन के दो मीनिंग होते हैं। वेन का मतलब घमंड भी कह सकते हो, वेन का मतलब बेकार भी कह सकते हो, व्यर्थ भी कह सकते हो, है ना। ये भी क्लियर हो गया। गेट डाउन, गेट डाउन मतलब नीचे आना, लाइक अ लीड बलून, जो बलून लीड कर रहा था वही पीछे आ रहा है, वही नीचे आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अनसक्सेस की बात कर रहे हो आप, है ना। एंड इन स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग करते हो, है ना, तो इस पे क्या है? असफलता ही हाथ लगेगी आपको,
आपकी बॉडी खराब हो जाएगी, बाकी ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे, इसलिए कहते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना। गो डाउन द ड्रेन, ड्रेन का मतलब आप जानते हो, कोई छोटी नाली, है ना, उसके लिए आप यूज करते हो। तो गो डाउन द ड्रेन, है ना, ड्रेन में कोई व्यक्ति चला जा रहा है, इसका मतलब है वो बर्बाद हो जा रहा है ना। आगे चलते हैं, गो अराई, गो अराई का मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी टू बी अनसक्सीड, है ना, या इन सभी सारे ईडियम का मीनिंग समझ में आ गया। फॉल थ्रू ईडियम है, क्रॉप क्या हो गई, नष्ट हो गई। वेन घमंड में व्यक्ति बेकार हो जाता है ना। गेट डाउन लाइक अ लीड बलून, जो लीड कर रहा था बलून वही नीचे आ गया, है ना। स्मोकिंग में क्या होती है, अनसक्सेस हाथ लगती है। ड्रेन में कोई व्यक्ति गिर गया, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अनसक्सीड हो गया। गो आर आई, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर आता है इन फियस्को, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है कंप्लीट अनसक्सेस, पूरी तरीके से असफल हो जाना, है ना। ये जो फियस्को होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पूर्ण असफलता, विफलता, उसके लिए यूज करते हो। कई बार तो ऐसे वर्ड भी डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा, ये बताइए जो वर्ड है फियस्को, इसका मीनिंग क्या है। ये साइनो एंटो में भी आपसे पूछ सकता है। तो कंप्लीट फेलियर, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट फेलियर, है ना। डैम्प स्कप, अब स्कप का मतलब फुलझड़ी होती है, छोटा पटाखा जिसको कह सकते हो आप, है ना, वो कैसा है, डैम्प हो गया है ना, इसका मतलब है फुस निकला। इसका मतलब आप ये कह सकते हो इनडायरेक्टली कि छोटा पटाखा वो भी, उसमें भी वो भी बेकार चला गया, है ना। जैसे बचपन में आप क्रैकर्स चलाते थे, उनमें बहुत सारे खराब निकल जाते थे, है ना। तो वही कह रहा है कि इसका मतलब है उससे कोई आवाज़ नहीं हुई, उससे उसमें उसमें उससे का कोई रिजल्ट नहीं मिला, है ना। कुक समवन्स गूज, इसको थोड़ा समझिएगा, इसका मतलब भी टू अनसक्सीड, है ना। मीनिंग तो वैसे निकालोगे क्योंकि सबका मीनिंग सेम है। अब आपने कहा कुक समवन्स गूज, किसी के प्लान को खराब कर देना, किसी के प्लान को डिस्ट्रॉय कर देना, ये मीनिंग है कुक समवन्स गूज का। तो आपको समझ में आ गया होगा। गो टू द डॉग्स, इसका मतलब टू बी डिस्ट्रॉय, बर्बाद हो जाना, आप ये कहते हो, है ना। बुरे लोगों के पास, डॉग्स का मतलब क्या है, गो टू द डॉग्स, इसका मतलब जो बुरी संगत वाले लोग हैं उनके पास जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आप बर्बाद हो गए। गो टू द विंड्स, इसका मतलब भी डिस्ट्रॉय होता है ना। लास्ट नेल इन द कॉफिन, लास्ट नेल इन द कॉफिन, जो बर्बादी का कारण है। आप कहते हो कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति गैम्बलिंग करता है, तो गैम्बलिंग उसके डाउनफॉल का कारण है, तो आप कहते हो लास्ट नेल इन द कॉफिन, है ना, जो उसके कॉफिन का कारण बन गया, इसका मतलब है उसके डिस्ट्रक्शन का, उसके डिस्ट्रॉय होने का कारण बन गया। आपने कहा गेट रैक एंड रुइन, रुइन मतलब बर्बाद हो जाना, तो यहीं से आप गेस कर पाओगे। और गो ही वियर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाना, है ना। तो वायर ने सब कुछ क्या कर दिया, पूरी शॉर्ट सर्किट कर दी हर जगह, है ना, आप ऐसे कह सकते हो। तो होप सो समझ में आ गया। फियास्को से याद रख, फियास्को से याद रखोगे, इस कब से याद रखोगे। अच्छा, किसी के गूंज को कुक कर लेना, किसी ने कोई प्लान बना रखा था, उसको आपने क्या कर दिया, स्पॉइल कर दिया, है ना, दैट इज कॉल्ड गो टू द डॉग्स। डॉग्स का मतलब यहाँ पर किस तरीके के लोगों से है, जो बुरे लोग हैं, इस तरीके से लर्न कर सकते हो। गो टू द विंड्स, टू बी डिस्ट्रॉयड। और लास्ट नेल इन द कॉफिन, इसका मतलब भी क्या होता है, सिंपली आप कहोगे कॉफिन का कारण बनना, है ना, इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रक्शन का कारण बनना। गो रैक एंड रुइन, इसका मतलब भी टू डिस्ट्रॉय, और लास्ट वाला भी क्लियर हो गया। तो ये जितने ईडियम थे, ये दो स्लाइड में आप जो देख पा रहे हो, ये सेट फर्स्ट हो गया। इन सभी ईडियम्स का मतलब है अनसक्सेसफुल होना। होप सो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इनमें मोस्ट ऑफ द में मैंने आपको क्लियर बता दिए है कि हाउ टू लर्न, हाउ टू मेमोराइज। एक से दो बार देखोगे तो पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि कैसे क्लिक करना है उनको, है ना। बाकी इनको लर्न करने का एक और तरीका है, आपने ऊपर हेडिंग डाली अनसक्सेसफुल, फिर देखो उनमें से कितने लर्न हैं आपको, उनको पेन डाउन करने की कोशिश करो। अगर आपको वैसे लर्न नहीं होते हैं तो यू शुड पेन डाउन दी वर्ड्स, उनको पेन डाउन करके आप ट्राई कर सकते हो। आगे चलते हैं, इसका अपोजिट, है ना। अब आपने कहा कि किसी चीज़ में हम असफल हो गए, तो अपोजिट क्या होगा, जिन चीज़ों में हम सफल हुए। जैसे आप कहते हो बियर फ्रूट, अब किसी चीज़ का अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है, इसका मतलब आप उस चीज़ में सफल हो रहे हैं। पहले इनको सभी को देख लो, जैसे डू अ रोरिंग ट्रेड, फ्लैश इन द पैन, गिव अ लॉन्ग वे, हैव द लॉस्ट लाफ, गो प्लेसेस,
है ना। तो आप कहते हो कि देखो बियर फ्रूट, अब इन सभी का मतलब है टू बी सक्सीडेड, सक्सेस से है कहीं ना कहीं। जैसे पिछले वाले अनसक्सेस से थे, तो यहाँ पर इन सभी ईडियम का जो मीनिंग है वो सक्सेस से है, सेट टू वाले जितने भी ईडियम है। जैसे आपने कहा बियर फ्रूट, अब बियर फ्रूट का मतलब क्या है, किसी चीज़ का अगर आपको फल मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, फल का मतलब इनडायरेक्टली रिजल्ट की बात कर रहे हो आप, रिजल्ट मिल रहा है, इसका मतलब आप उस प्लान में सफल हो रहे हो, इसका मतलब टू बी सक्सीडेड। डू अ रोरिंग ट्रेड, है ना, ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार, व्यापार कैसा है, रोर करता हुआ, है ना, इसका मतलब व्यापार बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, इसका मतलब ट्रेड जो है वो बहुत तेजी से चल रहा है, इसका मतलब आपको उसमें सक्सेस मिल रही है। रोरिंग ट्रेड का मतलब क्या है कि ट्रेड जो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ट्रेड है, इसका मतलब है कि आप उसमें बेहतर कर रहे हो। फ्लैश इन द पैन, है ना, जैसे पैन में अचानक से फ्लैश आती है ना, तो इसका मतलब है इसी तरीके से आप ये कहते हो, इसका मीनिंग होता है सडन सक्सेस, का मीनिंग होता है सडन सक्सेस। सडन सक्सेस का मीनिंग क्या होता है ना, जो आप कहते हो शॉर्ट टर्म सक्सेस, अचानक मिली हुई सफलता, आप ऐसे कह सकते हो। फ्लैश इन द पैन, जैसे आपने कहा कि भाई आप बहुत सारे रील्स बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, है ना, आप वायरल नहीं हो रहे हो, अचानक आपको क्या होता है कि एक दिन आप देखते हो सुबह उठ करके भाई मेरा तो वीडियो वायरल हो गया, तो ये कहते हो फ्लैश इन द पैन, सडन सक्सेस, है ना। तो होप सो समझ में आ गया होगा। फ्लैश है, पैन में फ्लैश आ रही है, इसी का मतलब किसी की लाइफ में फ्लैश है, इसका मतलब उसकी लाइफ में सक्सेस है ना। गिव अ लॉन्ग वे, इसका मतलब भी होता है सफल होना। जब आप बहुत लंबा रास्ता किसी फील्ड में कवर करते हो तो आपके सक्सेस होने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं, आप ऐसे लर्न कर सकते हो। हैव द लास्ट लाफ, अंततः आप खुश हो जा रहे हो, अंततः आप प्रसन्न हो जा रहे हो, इसका मतलब है लास्ट में आपको क्या मिल जा रही है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद लास्ट में आपको सक्सेस मिल जा रही है, इसको बोलते हो हैव द लास्ट लॉ। लास्ट में आपको खुशी मिल गई, लास्ट में आपको हैप्पीनेस मिल गई, इट मीन्स लास्ट में आप खुश हो गए, लास्ट में आप सक्सीड हो गए। गो प्लेसेस, है ना, अब एक व्यक्ति जो जगह जगह जा रहा है, प्लेसेस में जा रहा है ना, बहुत सारा नॉलेज गेन करने में सफल हो रहा है, आप ऐसे लर्न कर सकते हो, है ना। वेटेरन टाइप का पर्सन, वेटेरन आप जानते हो ना, जो बहुत ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति होता है उसको आप बोलते हो वेटेरन, अनुभवी व्यक्ति, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन। तो गो प्लेसेस का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति अलग अलग प्लेसेस में, बहुत सारे प्लेसेस में जा रहा है, तो नॉलेज गेन करने में सफल हो पा रहा है ना। समझ आ गया, ये सेट टू हो गया, और इन सभी का मतलब सफल होना। बियर फ्रूट, फ्रूट से याद कर लिया। डू अ रोरिंग ट्रेड, जैसे एक और ईडियम बनता है सेल लाइक हॉट केक, ये अगर आपने पढ़ा होगा, सेल लाइक हॉट केक, लाइक हॉट केक। अब इसका मीनिंग क्या होता है सर, सेल लाइक हॉट केक, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत तेज़ी से बिकना, है ना। सेल लाइक हॉट केक का मतलब होता है कि जिसकी आप कह सकते हो कि जो बहुत तेज़ी से सेल हो रहा है ना। फ्लैश इन द पैन, सडन सक्सेस। आपने कहा गिव अ लॉन्ग वे, लॉन्ग वे कवर करोगे तो क्या होगा, सफलता मिलेगी। जैसे एक और आता है इन द लॉन्ग रन, ये अगर आपने पढ़ा हो, इन द लॉन्ग रन, इसका मतलब होता है अल्टीमेटली, अंततः, है ना। जैसे आप कहते हो कि डेली आप पढ़ाई में एफर्ट्स डालते हो, डेली अपनी जो भी सक्सेस आपको पाने हैं उसमें आप डेली एफर्ट्स डालते हो, तो इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन, ये आपको हेल्प करेगा, अंततः हेल्प करेगा। जैसे आप मेडिटेशन करते हो तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में हेल्प करेगा, आपको डेली इसके लिए इंश्योर करना होगा, डेली टाइम डिवोट करना होगा, तब आपको अंततः कुछ समय बाद उसको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, है ना, उसके आउटकम्स मिलेंगे। हैव द लास्ट लाफ, लास्ट लाफ का मतलब समझ में आ गया कि लास्ट में आपको खुशी मिल रही, लास्ट में आपको हैप्पीनेस मिल रही, लास्ट में आपको सक्सेस मिल रही, ऐसा लर्न कर पाओगे। गो प्लेसेस तो आपको समझ में आ ही गया है। मैं थोड़ा सा टाइम लेकर के समझा रहा हूँ सो दैट आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, है ना, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रिपीटर्स हैं, बहुत सारे फ्रेशर हैं, मुझे सभी को लेकर के चलना है ना। और दूसरा, पिछली जो सीरीज हुई, PY की सीरीज हुई, उसमें आपकी ज़्यादातर कंप्लेन रही कि सर बहुत फास्ट आपने कराया है ना। इसी में कोई बच्चा बोल रहा था कि इंटू 4 स्पीड में इस बार मैं कराने वाला हूँ, है ना। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा स्पीड को कम ही रख करके चलूँगा। चेस रैनबोज, बाकी आपके पास जिन लोगों को प्रॉब्लम है, आपके पास रिकॉर्डेड है, तो आप स्पीड बूस्टअप कर सकते, स्पीड बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो आप, है ना। अगले वाले पे चलते हैं।
और ये सेट थर्ड है और इसमें भी सिमिलर टाइप के इडियम हम बात करने वाले हैं। चेस रैनबोज, हरकुलियन टास्क, अफिल टास्क, अ हार्ड नट टू क्रैक, कट द गार्डियन नॉट या फिर कैश 22, है ना। इसमें जैसे पेंडोरा बॉक्स, एसिड टेस्ट, पेनेलोप वेब, कार्व आउट अ निक, हॉर्नेस नेस्ट, है ना। अब इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं सर। देखो, अब मैं समझाता हूँ बारी बारी से। इन सभी का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टास्क। पहले तो थोड़ा सा आइडिया लगा लो यहाँ से कि आपको पता चल जाए कि अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं डिफ़िकल्ट टास्क की, है ना। बहुत ही कठिन कार्य है जिसको आप कहते हो। अब इनमें भी लर्न करने का मैं आपको तरीका दूंगा कि कैसे हाउ टू मेमोराइज दीज इडियम्स, ठीक है। चेस रैनबोज, है ना। अब रैम्बो का अगर आप पीछा कर रहे हो तो भाई ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होने वाला है। ये बहुत इजी टास्क नहीं होने वाला है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क रहने वाला है आपके लिए। रैनबो को चेस करना, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होने वाला है। आपने कहा हरकुलियन टास्क, हरकुली का टास्क आसान नहीं होता। आप कुली देखो कितनी हार्ड तोड़ मेहनत करते हैं, कितनी ज़्यादा उनको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। आपने कहा हर कुली का टास्क आसान नहीं होता। आपने कहा आफिल टास्क, हिल में अप करना, किसी पहाड़ी में चढ़ना, कैसा है वो टास्क भी डिफ़िकल्ट है ना। तो अगेन आप लर्न कर पाओगे कि इसका मतलब भी हो गया डिफ़िकल्ट टास्क, है ना। अब आपने कहा अ हार्ड नट टू क्रैक, है ना। कोई नट है वो भी हार्ड है, उसको क्रैक करना कैसा है, डिफ़िकल्ट है। आपने कहा क्वेश्चन हार्ड है, उसको सॉल्व करना, उसको क्रैक करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट है। तो कोई नट है जो हार्ड है, उसको क्रैक करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। आपने आपने कहा कर दी गार्डियन नॉट, नॉट का मतलब गांठ होता है वैसे, है ना। जैसे एक और ईडियम नॉट से बनता है, इसलिए मैंने साइड में लिख दिया इसके साथ टाई नॉट। ये कई बार पूछ लेता है आपसे ऐसे, ठीक है। आप कहते हो कि गांठें लगा दी गई हैं, है ना। गांठ बोलोगे, क्या बोलोगे, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है टू बी मैरिड, है ना। मैरिड होना, टाई टाई नॉट, है ना। तो मीनिंग समझ में आ गया होगा, है ना। गांठ जोड़ने का मतलब है बंधन में बंधना, है ना। तो समझ में आ गया। यहाँ पर कह रहा है गार्डियन नॉट है, इसका मतलब बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, जिसको सॉल्व करना, जिसको सुलझाना बड़ा ही कठिन है, आप ऐसे कहते हो। कैच 2022, है ना। 22 कैच, कैच करना कैसा है, बड़ा डिफिकल्ट है। आप ऐसे समझ लो। तो इन सभी का मीनिंग समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर आगे चलते हैं, पेंडोरा बॉक्स, आफत की पुड़िया, आप इसको बोलते हो आफत की पुड़िया, वही डिफिकल्ट प्रॉब्लम, डिफिकल्ट टास्क, है ना। एसिड टेस्ट, कठिन परीक्षा या अग्नि परीक्षा जिसको बोलते हो आप, है ना। जैसे सीता जी को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था, है ना। आज के समय में एग्जाम क्रैक करना एसिड टेस्ट से कम नहीं है। जैसे आप कहते हो कि मतलब एक तो एग्जाम दो, है ना। पहले तो वैकेंसी ना है तो उसके लिए लड़ाई लड़ो और उसके लिए प्रोटेस्ट करो, है ना। आ जाए तो फिर अच्छे से पढ़ाई करके एग्ज़ाम दो। फिर उसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि कहीं पेपर आउट ना हो, है ना। उसके लिए भी प्रोटेस्ट करना है, उसके लिए भी रेडी रहना है, ठीक है। उसके बाद बाकी की जो फेजेज हैं उनसे गुजरना है। तो ये कैसा है, जो सिलेक्शन लेना है वो कैसा है, एसिड टेस्ट के समान है, अग्नि परीक्षा। पेनेलोप वेब, कभी ना समाप्त होने वाला काम, है ना। नेवर एंडिंग टास्क, आप ऐसे बोलते हो, इसको बोलते हो आप नेवर एंडिंग टास्क। नेवर एंडिंग टास्क, कोई काम जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, उसको बोलते हो पेनिलोप वेब। वेब का मतलब मकड़ी का जाल। आप जानते हो वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, उसका कोई लिमिट नहीं है ना। तो एक ऐसा टास्क जो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है ना। तो नेवर एंडिंग टास्क उसको बोलोगे। अगले वाले पे आते हैं और अगला है आपका कार्व आउट आ निक। मीनिंग क्या होता है, कोई बड़ा मुकाम हासिल करना, है ना। मतलब कोई बड़ा मुकाम हासिल करने का मतलब है तो कोई बड़ी सफलता, कोई डिफिकल्ट टास्क पे ओवरकम करना, ये इसका मीनिंग होता है कार्व आउट आ निक का। हॉर्नेस नेस्ट का मतलब कठिन समस्या होती है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है ना। नेस्ट को हार्नेस करना कैसा है, बड़ा डिफिकल्ट है। छोटे छोटे क्लू बनाने पड़ेंगे आपको हर एक में, सो दैट आप आसानी से उसको डिफाइन कर पाओगे, है ना। अब वापस चलते हैं, देखो एक बार मैं फिर से समझाता हूँ आपको पूरी बात, है ना। देखो, चेस रैम्बो समझ में आ गया। हाँ, रैनबो को चेस करना कैसा है, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। अपने का हर कुली का टास्क आसान नहीं होता। अब फिर टास्क हिल को अप करना आसान नहीं है। नट जो हार्ड है उसको क्रैक करना आसान नहीं है।
कट दी गॉर्डियन नॉट, गांठ लगी हुई वो भी कैसी, बहुत ही मजबूत, तो उसको खोलना कैसा डिफिकल्ट है। टाई द नॉट समझ में आ गया होगा, टू बी मैरिड। कैच 2022 डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। पेंडोरा बॉक्स आफत की पुड़िया, है ना, पेंडोरा बॉक्स आफत की पुड़िया। एसिड टेस्ट अग्नि परीक्षा। पेनेलोप वेब कभी ना खत्म होने वाला कार्य, है ना। इसको क्यों रखा है, क्योंकि डिफिकल्ट टास्क में ये भी एक उसकी सीरीज में आप ये लर्न कर पाओगे। अच्छा, इस तरीके के मैं बहुत सारी चीज़ें आपको साथ ही में प्रोवाइड करूँगा, है ना, कि जरूरी नहीं है वो मतलब जो पॉइंट है जिससे रिलेटेड ईडियम पढ़ रहे हो, है ना, उसी से रिलेट करते हुए और भी ईडियम्स हो सकते हैं, वो अभी देखोगे आप जैसे आगे चलेंगे। कार्व आउट आ निक का मतलब क्या होता है, असंभव कार्य करने की कोशिश करना, है ना, कोई बड़ा मुकाम हासिल करने की कोशिश करना, ये इसका मीनिंग है। तो ध्यान रखिएगा, उससे रिलेट कर रहा है। और हॉर्नेस नेस्ट का मतलब आपको समझ में आई गया। तो ये सभी ऐसे ईडियम थे जिनका मतलब था कि आप कहते हो कि मीन्स बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क। अब हम चलते हैं अगले वाले पे, जहाँ पर हम बात करेंगे वेरी इजी टास्क। ये तो बहुत आसान आसान से ईडियम है। आपने कहा केक वॉक है, बहुत आसान है ना। आपने कहा पीस ऑफ केक है, बहुत आसान है। एन आर्म चेयर जॉब, बहुत ही आसान टास्क है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते आपको, वो आर्म चेयर जॉब है। आपने कहा चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल है, आप कहते हो। इन सभी का मतलब क्या हो गया, इस सभी का मीनिंग हो गया इजी टास्क। जैसे वॉक इन द गार्डन, वॉक इन द गार्डन होता है या वॉक इन द पार्क, ऐसे कोई इडियम बनता है, उसका मतलब भी होता है वेरी इजी। गार्डन में वॉक करना या पार्क में वॉक करना कैसा होता है, बहुत इजी होता है। तो अगला सेट ये तो बहुत इजी था, इसमें तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट सेट मिल रहा है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अ निग नॉग, अडेप्ट एज अ ब्रश, बर्ड ब्रेन्ड, गॉड्स एप, फूल्स पैराडाइज, पुट इन माउथ। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं बारी बारी। इन सभी का मतलब कहीं ना कहीं फूलिश से, फूल होने से है। फूल मूर्ख, है ना, मूर्ख, मूर्ख या मूर्खता से है, आप ऐसे कह सकते हो। जैसे फूलिश होप आप कहते हो, फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है फूलिश होप। तो अगर आप डिफाइन करोगे तो इसको बोलोगे आप फूलिश होप, है ना। अब बाकी समझने की कोशिश करते हैं। जैसा फूल होता है, एक वर्ड ये पढ़ा होगा आपने, निगार्ड, सॉरी निगार्ड नहीं यूज करोगे आप, डंस, डंस का मतलब फूल होता है, डंस, मूर्ख व्यक्ति जिसको आप कहते हो। अब इनके बारे में समझते हैं। देखो, आपने कहा डैप्ट एज आ ब्रश, ब्रश जो बिल्कुल डैप्ट हो गई, सख्त हो गई है ना। ऐसे किसी का ब्रेन जो है जो बहुत हार्ड है, आप कहते हो बहुत मूर्ख टाइप का पर्सन है, कुछ सोच ही नहीं पाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ब्रश डैफ्ट हो गई है, तो ब्रेन डैफ्ट हो गया, आप ऐसे कह सकते हो। आपने कहा बर्ड ब्रेन्ड, है ना, पक्षी ज़्यादा सोच नहीं पड़ पाते। आप कहते हो जो बर्ड्स हैं वो ह्यूमन से डिफरेंट हैं। ह्यूमन कैन थिंक, ह्यूमन कैन ऑब्जर्व, है ना, ह्यूमन कैन एनालाइज बिकॉज दे हैव ब्रेन्स, है ना, ये वाली बात। आपने कहा तो सिंपली याद कर पाओगे, बर्ड ब्रेन्ड का मतलब मूर्ख व्यक्ति। गॉड्स ऐप, ऐप मतलब बंदर के लिए यूज करते हो वैसे, है ना, इसका मतलब मूर्ख व्यक्ति। भगवान ने तो पता नहीं क्या सोच करके इंसान को बनाया, लेकिन ये मूर्खतापूर्वक काम कर रहा है, फूलिशली टास्क कर रहा है। आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो इसको। गॉड्स ने बड़े अच्छे अच्छे ऐप बनाए थे, है ना, लेकिन ये कैसे कामों में लगे हुए हैं, ये किस तरीके के काम कर रहे हैं, ये सब मूर्खतापूर्वक काम कर रहे हैं, है ना। सिंपली याद कर पाओगे। पुट इन माउथ, इसका मतलब कोई ऐसी बात करना जो नॉनसेंस टाइप की है ना। एम्बैरेसिंग टॉक करना, उसको आप बोलते हो पुट इन माउथ, एम्बैरेसिंग टॉक आप कह सकते हो, है ना, या फूलिश टॉक कह सकते हो। होप तो समझ में आ गए होंगे। निक नॉग, है ना, इसका वैसे ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है, बाकी देख सकते हो। तो ये सभी ईडियम है जिनका मतलब कहीं ना कहीं फूलिश होने से है, फूल से है, तो आप डिफाइन कर पाओगे इनको, ठीक है। तो ये हमारा सेट 5 कंप्लीट हो गया। एक बार लिख करके देखिए इनमें से कितने आपको लर्न है ना। आगे चलते हैं सर नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं अगले वाले पे, जहाँ पर बात करेंगे अल्टर ईगो, बॉसम फ्रेंड, समर फ्रेंड्स, फेयर वेदर फ्रेंड्स, है ना। इसके टोटल आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस के टोटल 4 लेक्चर्स मिलने वाले हैं। लेक्चर कब मिलेंगे, पहला लेक्चर मंडे को, दूसरा वेडनेसडे को,
तीसरा आपको मिलेगा फ्राइडे को, और फोर्थ जो होगा वो सैटरडे को मिलेगा। इन 4 लेक्चर्स में हम पूरा ईडियम जो है वो सम अप करेंगे। एक और बात मैं बताना भूल गया कि जो बच्चे ऐप में एनरोल हैं, है ना, परमार इंग्लिश बैच जिन्होंने ले रखा है, उनकी एक और समस्या होगी कि सर ईडियम जो है वो आपने जो है कम कराएं, है ना। तो इस वजह से और सिस्टमेटिक में करा रहा हूँ सो दैट उनको भी हेल्प मिल जाए। तो बहुत सारी चीज़ें तो ऑलरेडी आपकी हो रखी हैं, लेकिन ये ईडियम सीरीज आपको स्पेशली करनी है। जो भी बच्चे स्पेशली परमार इंग्लिश बैच में इनरोल थे उनके लिए मैंडेटरी है ना। अच्छा वापस आते हैं, अल्टर ईगो के बारे में बात करते हैं। अल्टर ईगो का मतलब, अब इनका सभी का मतलब होता है कहीं ना कहीं साथी, फ्रेंड। अब किस तरीके के फ्रेंड हैं, जैसे आप कहते हो बॉसम फ्रेंड या अल्टर ईगो, इसका मतलब क्लोज फ्रेंड। समर फ्रेंड्स का मतलब होता है फ्रेंड्स ऑफ हैप्पी डेज, है ना। इसको क्या कहते हो आप, इसको बोलते हो फ्रेंड्स ऑफ हैप्पी डेज। फ्रेंड्स ऑफ हैप्पी डेज, सुख के साथी, दुख के समय साथ छोड़ देने वाले, उनको बोलते हो समर फ्रेंड्स। इन्हीं को बोलते हो फेयर वेदर फ्रेंड्स, जिस समय वेदर साफ है, इसका मतलब है जिस समय आपके अच्छे दिन चल रहे हैं। वेदर फेयर होने का मतलब क्या है कि आपके अच्छे दिन चल रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब है उस समय के दोस्त जो मुसीबत आने पर आपका साथ छोड़ देते हैं, रैनी डेज आने पर आपका साथ छोड़ देते हैं, है ना। बाकी आपने पढ़ा है रैनी डेज, और रैनी डेज का मतलब क्या होता है, मुसीबत वाले दिन, है ना। मुसीबत वाले दिनों में आपका साथ छोड़ देते हैं, वो होते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स, समर फ्रेंड्स, है ना। केवल सुख के साथी, दुख में साथ छोड़ देने वाले। बॉसम फ्रेंड और अल्टर ईगो आपको पता ही है, क्लोज फ्रेंड। तो ये तो दोस्ती से संबंधित हो गया। कॉमरेडरी एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज करते हो, है ना, तो उसका मतलब दोस्ती होते हैं। अब आगे चलते हैं इसके एंटो की तरफ, इसका अपोजिट यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका मतलब दुश्मन होना, इसका मतलब फ्रेंड्स होना। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर लिख देता हूँ। इन सभी का मतलब क्या, फ्रेंड्स, दोस्ती से संबंधित हैं। इन दोनों का मीनिंग ये है, फ्रेंड्स ऑफ हैप्पी डे, सुख के साथी, दुख के समय साथ छोड़ देने वाले, है ना। जैसे हाई एंड ड्राई, जैसे अब क्या होता है कि जब तक आपके पास पैसा है तब तक ये साथ देने वाले हैं, अदरवाइज ये जैसे रेनी डेज आते हैं वैसे ये आपका साथ छोड़ देते हैं। वैसे ही आपको हाई एंड ड्राई, जैसे ये आपने पढ़ा होगा, हाई एंड ड्राई का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को अकेला छोड़ देना, हाई एंड ड्राई, है ना। इसका मतलब होता है डिजर्टेड एलोन, मीनिंग किसी व्यक्ति को अकेला छोड़ देना। तो होप सो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सर अगले वाले पे। यहाँ पर बात करते हैं दुश्मनी की, है ना। यहाँ पर बात करेंगे हम इनेमिटी की, एनमी होने की, है ना। ये जितने ईडियम है जिनका मतलब कहीं ना कहीं एनमी से, जैसे आपने कहा क्रॉस सॉर्ड, आपने कहा एट डैगर्स ड्रॉन, एट क्रॉस पर्पजेज, एट लॉगर हेड्स, एट ऑट्स, गॉल वार्म वुड, बैड ब्लड, एट वेरियंस विथ। ये जितने टर्म हैं इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। मैंने कहा क्रॉस सॉर्ड, तो मतलब जानते हो आप तलवार, तलवारें खिंच गई हैं, इसका मतलब है दुश्मनी हो गई है। आप कहते हो कि बॉलीवुड के 90s वाले मूवीज उठा करके देखिए, उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है कि दो पारिवारिक हैं, दो परिवार हैं, उनके बीच में फ्यूड चल रहा है। फ्यूड का मतलब फैमिली क्वेरल, है ना। तो जैसे वो नायक है, नायिका है, नायक किसी गरीब घर से है, नायिका किसी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये भी आपने ईडियम पढ़ा होगा, वेल टू डू, है ना। वेल टू डू का मतलब क्या होता है कि रिच फैमिली से बिलोंग करना। तो दोनों का कोई मेल नहीं है, और दोनों में लव एट फर्स्ट साइट होता है ना। एट फर्स्ट साइट, जैसे ये भी ईडियम आपको देखने को मिलेगा, एट फर्स्ट साइट, एट फर्स्ट साइट, इसका मतलब पहली नज़र में, है ना। मीनिंग समझ में आ गया। तो वो क्या होता है, लव एट फर्स्ट साइट। फिर उसके बाद आगे बात बढ़ते हैं, फिर कहते हो पता चलता है कि दोनों के बीच में तलवारें खिंच गई हैं, है ना। तो मतलब कट्टर दुश्मन है, आप ये कह सकते हो। आपने कहा डैगर्स, आप स्वॉर्ड से एक और ईडियम आपको याद रखना है, डेमोकल स्वॉर्ड, हमेशा लटकते रहने वाली तलवार। डेमोकल स्वॉर्ड का मतलब क्या है कि स्वॉर्ड मतलब एक तरीके से आप कहते हो कि डेंजर, एग्जिस्टिंग डेंजर जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, उसके लिए आप यूज करते हो। तो एक ऐसा डेंजर जो लगातार, जैसे मान लो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि जो भी लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं,
उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, किस समय उनके ऊपर तलवार ना गिर जाए। तो वो हमेशा डेमोक्रेट स्वॉर्ड से होकर गुजरते हैं, क्योंकि उनके साथ एक और प्रॉब्लम है कि अगर वो बेहतर नहीं करेंगे तो दूसरा उनसे कम पेमेंट पर, है ना, काम करने के लिए रेडी है। वैसे लर्न कर पाओगे आप सिंपली। हमने कहा डैगर्स, डैगर्स मतलब खंजर होता है, ड्रॉन, भोंकना, खंजर भोंकना। आप खंजर भोंकने का काम किसको करोगे? जो दुश्मन होगा, है ना। तो एट डैगर्स ड्रॉन, खंजर भोंकने का काम किस। हाँ, तो ये वाला क्लियर हो गया। स्वॉर्ड से दो याद रखने हैं, क्रॉस स्वॉर्ड और डेमोकल स्वॉर्ड। मीनिंग डिफरेंट है, अब दोनों दोनों मिलने वाले हैं, दोनों मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है। इसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग थ्रेट। मैं लिख दूं, नहीं तो आप पूरे को एक ही मान लोगे, है ना। ये वाली बात समझ में आ गया। क्रॉस पर्पज, दोनों के पर्पज सेम नहीं है दोनों के बीच में मनमुटाव है ना। लॉगर हेड्स, हेड्स को लॉक कर रखा है ना। जैसे दो जो जानवर हैं वो फाइट कर रहे हैं आपस में, दोनों ने अपने हेड को लॉक कर रखा है, अपने सींगों को ऐसे लॉक कर रखा है, एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। तो दोनों दोस्त नहीं है, दोनों दुश्मन हैं, आप ये कह सकते हो। अगले वाले पे आते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका एट ऑड्स, है ना। इसका मतलब होता है विरोधी होना, खासतौर से विचारों में, है ना। जैसे आपकी विचारधारा अलग है, सामने वाले की विचारधारा अलग है, तो दोनों एट ऑड्स हैं, विचारों में मतभेद रखने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब विरोधी। अगले वाले पे आते हैं गॉल वॉर वुड, इसका मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी दुश्मन। बैड ब्लड तो आप जानते हो, ओपन एनिमिटी जिसको बोलते हो आप, ओपन इनमिटी, जिसको देखते ही आपका खून जो है वो खोलने लगता है, बैड हो जाता है, आपका ब्लड जो है वो बैड हो जाता है ना, बैड वेसल्स में रन करने लगता है, आप ऐसे याद कर सकते हो। एट वेरियंस विथ, जिससे आप वैरी करते हो, जिससे आप भिन्न हो, वो उससे आपकी दोस्ती नहीं है, उससे आपकी दुश्मनी है। सर ये पूरे क्लियर हो गए यहाँ पर। इन सभी का मतलब कहीं ना कहीं एनमी से है। ब्लड से वैसे और भी ईडियम बनते हैं, जैसे कोल्ड ब्लड एक ये बनता है आपका, ब्लड वाले में वैसे अलग से करा था, लेकिन यहीं पर मैं समझा दे रहा हूँ, दो तीन ईडियम है, इनको समझ लीजिए। कोल्ड ब्लड है, जैसे बैड ब्लड है ना, बैड ब्लड है, जैसे ब्लू ब्लड है, ब्लू ब्लड है, ब्लू ब्लड है। और ये ब्लड से रिलेटेड तीन ईडियम है जिनके बारे में हम बात करें। अब एक एक करके समझ लेते हैं। वैसे ये भी अपने आप में एक सेट बन गया आपका ब्लड से रिलेटेड। अब आपने क्या कहा कि सर जो बैड ब्लड है, इसका मतलब होता है ओपन एनिमिटी, घोर शत्रुता, जिसको आप कहते हो, है ना। अच्छा, इसके बाद आता है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है बिलोंगिंग टू अ रॉयल फैमिली, है ना, किसी खानदानी परिवार से होना, रॉयल फैमिली से होना, वो होता है ब्लू ब्लड। और कोल्ड ब्लड का मतलब होता है किसी काम को बहुत मर्सीलेसली अंजाम देना, निर्दयता के साथ, बिना किसी मर्सी के साथ। जैसे आप निर्भया हत्याकांड के बारे में आप पढ़ते हो, है ना, तो आपको लगता है कितना हीनियस क्राइम था। हीनियस का मतलब जघन्य होता है, बहुत ही वर्स्ट स्टेज हो सकती है क्राइम की, उसको हीनियस क्राइम बोलते हो आप। तो कोल्ड ब्लड का मतलब होता है मर्सीलेसली। अब इनके बारे में अगर आप एक एक पॉइंट लिख लो, जैसे पहले का मैं लिख देता हूँ, मर्सीलेसली, बैड ब्लड पता ही है, और ब्लू ब्लड का मतलब रॉयल होना। वैसे इसको भी लर्न कर सकते हो आप। जो अंग्रेज होते थे वो रॉयल होते थे, उनकी स्किन वाइट होती थी, लेकिन उनकी जो वीन्स अलग दिखती थी, है ना, ब्लू कलर की वीन्स। तो वहाँ से ईडियम आप समझ सकते हो, ठीक है। समझ आ गया। अगला सेट, आगे चलते हैं सर। अच्छा, हाइव से रिलेटेड दो, बी से रिलेटेड दो ईडियम याद रखने हैं आपको। एक तो ये याद रखना है बी हाइव, और एक आता है अ बी इन वंस बोनेट। इसका मीनिंग होता है ऑब्सेस्ड विथ, किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होना, है ना, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होना, आप ये कहते हो बी ऑब्सेस्ड विथ, है ना। और बी हाइव का मतलब होता है अ बिजी प्लेस, अ बिजी प्लेस। आप जानते हो हाइव मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना। बी हाइव है, इसका मतलब है बहुत ही बिजी प्लेस है, आप ऐसे कह सकते हो। हमेशा उसमें बीज जो है वो हनी मेकिंग में लगी रहती हैं, आप ऐसे लर्न कर सकते हो। तो दोनों क्लियर हो गए सर, यहाँ से तो दो ही हैं आपके। आगे चलता है नेक्स्ट। कह रहा आप बोर्न टू पिक, आप बोर्न टू पिक, अगले वाले टर्न पे आते हैं, नेक्स्ट वाले सेट में आते हैं। बोन ऑफ कंटेंशन, डैगर्स डॉट आपने पढ़ी लिया, क्रॉस शॉर्ट पढ़ी लिया है। कंटेंशन मतलब झगड़ा, झगड़े की जड़ आप बोलते हो, कॉज ऑफ क्वारल। अब बोन से दो याद कर सकते हैं यहाँ पर, बोन टू पिक और बोन ऑफ कंटेंशन, है ना। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़ा होता है, कॉज ऑफ क्वारल, आप ये बोलोगे कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े की जड़।
अब बोन टू पिक का मतलब क्या है? एक समस्या जिससे आपको निकलना है, जिसको आपको सॉल्व करना है। बोन मतलब समस्या, आप ऐसे सिंपली याद रखो कि बोन का मतलब एक तरीके की समस्या, है ना। बाकी ये दोनों तो आपने ऑलरेडी कर लिए हैं, इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ। बाकी इसको ध्यान रखना, बोन टू पिक का मतलब ये प्रॉब्लम जिसको आपको सॉल्व करनी है ना। अब बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब झगड़े की जड़, इसी को क्या बोलते हो? कॉज ऑफ क्वेरल, कॉज ऑफ क्वेरल। सर यहाँ तक सारी बातें हो गई हमारी क्लियर। अगले वाले सेट में चलते हैं नेक्स्ट, रिलेटेड टू एक्स। अच्छा, ऐसे बहुत सारे ईडियम मैं आपको कराऊंगा कहीं ना कहीं से रिलेट करके, जैसे एप्पल से रिलेटेड बहुत सारे ईडियम बनते हैं तो उनके बारे में बात करेंगे, है ना। फिश से रिलेटेड कई सारे ईडियम है, तो बीच बीच में मैं सेगमेंट उनमें इंक्लूड करता रहूँगा। आपका एक ही काम है कि आप लेक्चर को बहुत शिद्दत के साथ आपको देखना है। आ जाओ, देखो डिस्कस करते हैं। एन एक्स टू ग्राइंड मीनिंग क्या होता है? अपने एक्स को ग्राइंड करना, अपनी जो कुल्हाड़ी है उसको धार देना, केवल अपने बारे में सोचना, सेल्फिश होना। आप ये कहते हो अपना उल्लू सीधा करना, जिसको आप बोलते हो। तो अपनी एक्स को ग्राइंड करना, बाकी दुनिया गई भाड़ में, अपना उल्लू सीधा करना, ये मीनिंग है। जैसे फीदर फॉर वंस ओन कैप, ये वाली बात, फीदर फॉर वंस ओन ओन नेस्ट, वंस ओन नेस्ट, अपने नेस्ट के लिए फीदर का जुगाड़ कर लेना। फीदर मतलब ऐसे पंख होता है, जैसे पक्षी क्या करे, कोई पक्षी केवल अपने नेस्ट के लिए फीदर का जुगाड़ कर रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। फीदर से रिलेटेड 3-4 ईडियम बनते हैं, वो आगे कभी मिलेंगे आपको सेट में, है ना। इसी से रिलेटेड है गेट एन एक्स। इसका मतलब क्या हो गया? सेल्फिश मोटिव, आप ये कह सकते हो, ठीक है, केवल अपने बारे में सोचना। गेट एन एक्स, इसका मतलब होता है बी डिसमिस्ड फ्रॉम, डिसमिस कर देना, बी डिसमिस्ड फ्रॉम, है ना, किसी जॉब से निकाल देना। जैसे इसके लिए पिंक स्लिप भी यूज करते हो आप, इसके लिए पिंक स्लिप भी यूज करते हो। इसके लिए और भी ईडीएम यूज करते हो, गेट एन एप्पल, गेट द बूट, है ना, गेट द सैक, इस तरीके के ईडीएम यूज करते हो। जैसे ये है गेट द सैक, है ना, गेट एन एप्पल, यहाँ पर एन कर लेना, गेट एन एप्पल, गेट द बूट, इन सभी का मतलब है डिसमिस कर देना। एक और है हेड्स विथ रोल, इसका मतलब भी डिसमिस फ्रॉम हिज जॉब, जॉब से निकाला जाना, फायर किया जाना, है ना। और देखो, एक तो होता है गेट द सैक, एक होता है हिट द सैक। अब सैक से दो मिलते जुलते हैं, इसलिए साइड में मैंने रख दिया उसको, तो दैट आपको लर्न करने में आसानी रहे। तो गेट द सैक का मतलब तो डिसमिस हो गया, लेकिन हिट द सैक का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है गो टू बेड, टू गो टू बेड, है ना, ये वाली बात। तो ध्यान रखना, यहाँ पर कई सारे ईडियम हैं जो आपको यहाँ से याद रखने हैं। तो क्लियर है एक्स से रिलेटेड, एक तो ये मिल गया, एक यहाँ पर एन होगा, ये करेक्ट कर लेना। एक्चुअली वो ये छोटी छोटी मिस्टेक जो हो रही हैं वो इस वजह से हो रही हैं बिकॉज मुझे को पूरा मामला करना पड़ा है, टाइप करना पड़ा है ना। इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि आपको माइनर से मिस्टेक मिले। वैसे मैंने बहुत केयरफुली वॉच कर लिया, लेकिन फिर भी छूट गई हैं। अगर वेन एवर मिले तो अब उसको इतना हाईलाइटेड मत करना कि नहीं हाँ मतलब आपने बिल्कुल क्राइम कर दिया है। क्योंकि होता क्या है कि मतलब बच्चों का रिएक्शन वैसे होता है कि सब कुछ अच्छा कराओ, पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से लो, लास्ट में कहीं एक छोटी समस्या हो गई, वो उसको हाईलाइट करके रख देंगे, है ना, पूरे लेक्चर की वाट लग जाती है। ठीक, आज वापस चलते हैं। पिंक स्लिप का मीनिंग क्या होता है? ये तो पता चल गया, है ना, डिसमिस कर देना, है ना। जबकि गिव द स्लिप एक और ईडियम मिलता है, इसका मतलब क्या होता है? किसी स्थान से भाग जाना, स्कैप, बच निकलना, आप ये कह सकते हो, स्कैप। तो ध्यान देना, स्लिप से दो आपको याद रखने हैं, एक तो पिंक स्लिप, वो तो सीरीज में चल रहा है पूरा, फिर डिसमिस किया जाना, आपने कहा गेट एन एक्स, गेट द बूट, गेट द सैक, और हिट द सैक अलग है उसमें से, बाय द वे, है ना। वैसे यहाँ पर पिंक स्लिप तो वही है, बर्खास्त किया जाना। दूसरा क्या है? गिव द स्लिप, इसका मतलब है टू स्कैप, है ना। बरी द हैचेट का मतलब क्या होता है? पुरानी शत्रुता को भुला देना। हैचेट मतलब कुल्हाड़ी होता है ना, उसको क्या करना? बरी करना। इसका मतलब फॉरगेट द पास्ट एनिमिटी, फॉरगेट द पास्ट एनिमिटी, पास्ट एनिमिटी, पुरानी शत्रुता को भुलाना, ये इसका मीनिंग होता है, बरी द हैचेट। ठीक है, क्लियर। अब इसी के लिए आप यूज करते हो, जैसे आप वो पढ़ते हो ना क्या, पुरानी बातों पर मिट्टी डालो,
इसका मतलब है गड़े मुर्दे ना उखाड़ना। इसका मीनिंग होता है लेट बाई गॉन्स बी बाई गॉन, जो हुआ सो हुआ, है ना, उनको लेकर के व्यर्थ डिस्प्यूट ना करना, है ना। लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई, भाई डॉग सो रहे हैं तो उनको सोने दो, डिस्टर्ब मत करो, है ना, ये मीनिंग है लेट द डॉग्स स्लीपिंग लाई, तो उनको डिस्टर्ब ना करना, मतलब कोई इंटरफेयर करके कोई आफत न लेना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि दूसरे का मामला चल रहा है, आप बीच में जाकर के टांग अड़ाड़ दिए, तो वो आपके लिए मुसीबत बन जाती है। क्या बोलते हो, पड़ी लकड़ी ले लेना, है ना, वही है लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई, सो रहे हैं सोने दो, उनको डिस्टर्ब मत करो, है ना। बाकी डॉग कास्ट है, जानते हो फिर, है ना, वो कहीं ना कहीं फिर कोई ना कोई मुसीबत आपके लिए बन जाएगी। ठीक है, तो होप सो ये सारे ईडियम इस टाइप के क्लियर हो गए। ठीक है, इनमें एक्स से रिलेटेड तो मैंने बताया, हैचेट का मतलब भी कुल्हाड़ी होता है, इसलिए उसको भी इसी में रखा है मैंने साथ में। बाकी डिस्कस करने वाले ईडियम बार बार पूछे जाते हैं आपसे। आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट चिल टू द हार्ट, अगले वाले पे आते हैं नेक्स्ट सेट में। यहाँ पर 2-3 ईडियम सेम है आपके। चिल टू द हार्ट, बहुत ज़्यादा डर जाना, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाना, बहुत ज़्यादा डर जाना। जैसे अब इंस्पायरिंग, जो आपको बहुत ज़्यादा भय पैदा करे। AWE, इसका मतलब क्या होता है, फियर। फियर इंस्पायरिंग का मतलब है जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डर पैदा करने वाली है। कोल्ड फीट, पैर ठंडे पड़ जाना, इसका मतलब टू बी फ्राइटेंड। इन सभी का मतलब कहीं ना कहीं फ्राइटेंड से है, डरा हुआ। मीनिंग समझ में आ गया, फ्राइटेंड का मतलब डरा हुआ। चिल टू द हर्ट, हर्ट तक चिल हो गई है, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा डर बैठ गया। कोल्ड फीट, पैर ठंडे पड़ने का मतलब बहुत ज़्यादा व्यक्ति डरा हुआ है। एव इंस्पायरिंग का मतलब भी सेम है, डरा हुआ। ये वाला सेट तो इजी था, समझ पाए होगे। आगे चलते हैं। चिप ऑन वंस शोल्डर, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, डेड रेंजर। अच्छा, पहले एक बार पूरा देखने के बाद खुद से एनालाइज किया करो कि आपको वो इडियम बनते हैं। जैसे ये सेट आया, अब इसमें आपको पता है कि इनमें से कितने बन पा रहे हैं आपसे, पहले वो ट्राई करो, जो नहीं बन रहे हैं फिर उनको देखो। फिर टू होल्ड अ कैंडल टू, अब इनमें एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे पहले तो इस वाले चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ओल्ड ब्लॉक की चिप है, इसका मतलब है कोई व्यक्ति जो अपने पेरेंट्स के तरीके दिखाई पड़ रहा है, रिजेंबल पेरेंट्स, है ना, कि उसका रंग रूप वेशभूषा जो भी कहना चाहो वो बिल्कुल पेरेंट्स की तरीके है, तो उसको बोलते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। जैसे एक और ये बनता है आपका ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, ये भी आपने पढ़ा होगा, ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, यंग शोल्डर, शोल्डर से एक और याद आ रहा है इसलिए बता दे रहा हूँ। इसका मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा अपने उम्र तो उसकी कम है लेकिन तजुर्बे बड़े हैं। जैसे आप कहते हो बच्चा छोटा सा है लेकिन बातें ऐसे करता है जैसे बुजुर्गों वाली, है ना, तो वही है ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, मतलब छोटा सा बच्चा जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता है, उसके लिए यूज करता हूँ। इसी को बोलते हो डेड रेंजर। अगर इसके बारे में बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ठीक है, इसका मतलब हो गया डेड रेंजर, इसका मतलब भी सेम वही, रिजेंबल पेरेंट्स। आ इंस्पायरिंग है पीछे वाला, वो थोड़ा मैंने ये जो AWE है इसको आ बोलेंगे, आ इंस्पायरिंग, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। फिर टू होल्ड अ कैंडल टू, इसका मतलब कोई व्यक्ति जो इक्वल है, आप इसका मतलब बोलते हो बी इक्वल टू, बी इक्वल टू। और एक बात और बताना चाहूँगा मैं कि जितने ईडियम्स हैं ये आप ही के एग्जाम में मैं इररिलेवेंट एक भी ईडियम नहीं करा रहा हूँ, जितने आपके एग्जाम में आए हैं आने के प्रोबेबिलिटी उनसे रिलेटेड ही सारे बताने वाला हूँ इस सीरीज में, है ना। फिर टू होल्ड अ कैंडल टू, किसी के इक्विवेलेंट होना, इक्वल होना, आप ये बोलते हो। इसी का अपोजिट कहो आप, नॉट टू फिट अ होल्ड, नॉट टू फिट, नॉट टू फिट होल्ड अ कैंडल टू, जैसे अपोजिट हो जाएगा। जैसे आप कहते हो कि भाई जो अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन में बहुत अंतर है, तो अभिषेक बच्चन इज नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू हिज फादर, उनके इक्विवेलेंट नहीं है किसी भी एंगल से आप देखते हो तो, है ना। और एक और एडियम है चिप ऑन वंस शोल्डर, इसका मतलब होता है ऑलवेज गेट्स एंग्री। हालांकि एंग्री वाले मैंने बिल्कुल अलग रखे हैं तो वो सब एक साथ आप देख लोगे, लेकिन एक ये एडियम है, ध्यान देना।
चिप ऑन वन शोल्डर, इसका मीनिंग क्या होता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, अनफेयर हुआ है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा एंग्री हो, ये इसका मीनिंग है। होप सो समझ में आ गए होंगे। चिप है किसकी, ओल्ड ब्लॉक की, तो इसका मतलब बिल्कुल पेरेंट्स के समान है। इसी को डट रेंजर बोलते हो, है ना। फिट टू होल्ड अ कैंडल टू, कैंडल में फिट हो जा रही, इसका मतलब इक्वल है उसके। आगे चलते, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहाँ पर आपको एक टर्म मिलेगा, मुसीबत में फंसना। यहाँ पर टर्म मिलेगा मुसीबत में फंसना। अब इसमें आपको डिफाइन करना है, ठीक है। इसका मीनिंग हो गया इन ट्रबल, इन शॉर्ट अगर मैं लिखूं तो इसका मीनिंग हो गया इन ट्रबल, मुसीबत में फंसना। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं सारे। पहला तो डिस्कस करना है, दूसरा फिर वो समझना है कि हाउ टू लर्न, हाउ टू मेमोराइज। जैसे यहाँ पर देखोगे, गेट इनटू सूप, फाइंड वन सेल्फ ट्रबल्ड वाटर, कम टू ग्रीफ, बैक टू द वॉक, इन डच go to hot water, be in the eye of the storm, in a fix, in a tight corner, come hell or high water, out of the woods, fear the brunt। अब एक एक करके समझते हैं। देखो, इन सभी का मतलब मुसीबत में पड़ना। अब इन शॉर्ट को हमने समझ लिया, लेकिन अब इनको लर्न भी करना है। तो सबसे डिफिकल्ट टास्क है वो तो यही है कि हाउ टू लर्न। हमने कहा गेट इनटू अ सूप, इसका मतलब मुसीबत, है ना। जैसे कोई मान लो मक्खी है, वो सूप में गिर गई तो मुसीबत में है ना, वहां से निकल नहीं पा रही सूप से। आप ऐसे लर्न कर सकते हो। फाइंड वन सेल्फ ट्रबल्ड, ट्रबल्ड से याद कर पाओगे, ट्रबल्ड वाटर में हो उसका मतलब परेशानी में हो, हॉट वाटर में हो तो भी परेशानी में हो, है ना। वाटर से भी दो तीन बनते हैं, जैसे कोल्ड वाटर बनता है, थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन बनता है ना। उसी तरीके से गेट इनटू हॉट वाटर बनता है, वैसे फाइंड वन सेल्फ ट्रबल्ड वाटर बनता है। कम टू ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब दुख में आ जाना, दुख में आ जाना मतलब मुसीबत में आ जाना, है ना। बैक टू दी वॉल, वापस वॉल पे आ गए, है ना। कहते समस्या सॉल्व करने, सॉल्व नहीं हुई, वापस आ गए, अभी भी समस्या में है। इन डच, डच हमेशा समस्या में रहे। इंडिया में जो डच आए, आप ऐसे लर्न कर सकते हो, वो हमेशा मुसीबत में रहे, वो हमेशा परेशानी। जैसे एक और आता है यहीं से, डच से, ये भी याद रखना, DUTCH, डच करेज। डच करेज क्या होता है सर? ये होता है करेज इन एन अल्कोहलिक वे, है ना। करेज इन एन अल्कोहलिक वे, या अल्कोहलिक वे पे जो करेज दिखाया जाए। जैसे कोई व्यक्ति, उसने 4 बोतल लगा ली, है ना, वो कहता है 4 बोतल रोज का काम मेरा रोज का है, तो वही कह रहा है। इसका मतलब है कोई व्यक्ति जो करेज दिखा रहा है, मतलब लिक्विड लेने के बाद, वाइन पीने के बाद, है ना। जैसे वाइन से एक और याद रखना है आपको, एडम्स वाइन, ये आपने पढ़ा होगा। एडम्स वाइन ये पोर्टेबल वाटर होता है, वाटर सिंपली इन शॉर्ट अगर कहना चाहो तो वाटर है। एडम्स वाइन या एडम्स एल, ये इस तरीके से आपसे पूछ लेता है, तो याद रखना इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब वाटर से होता है। तो मैं समझा रहा था डच करेज, डच करेज का मतलब क्या हो गया, करेज जो अल्कोहलिक वे में है, रियल करेज नहीं है। जैसे उनको जो डच लोग जो थे वो फाइट नहीं करते थे, तो उनको फाइट करने के लिए क्या दिया जाता था, उनको अल्कोहल दी जाती थी, सो दैट दे कैन फाइट, है ना। तो रियल वो करेज नहीं है, करेज इन अल्कोहलिक वे। तो करेज जो अल्कोहलिक वे में है उसको आप बोलते हो डच करेज। क्लियर हो गया। गेट इनटू हॉट वाटर आपको पता ही है, गो टू हॉट वाटर, वैसे ज्यादातर ये मिलता है, गेट इनटू हॉट वाटर, गेट इनटू हॉट वाटर, गेट इनटू हॉट वाटर, है ना। वापस चलते हैं आगे। बी इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, अगले वाले पे चलते हैं। स्टॉर्म में फंस जाना, स्टॉर्म की आई में फंस जाना, है ना। स्टॉर्म की आई में फंस जाना मतलब मुसीबत में फंस जाना। इन अ फिक्स, कुछ भी फिक्स नहीं है, सब चीज अस्त व्यस्त है, इसका मतलब आप मुसीबत में हो। कोई भी चीज फिक्स नहीं है, इसका मतलब आप परेशानी में हो। इन अ टाइट कार्नर, टाइट कार्नर में फंसे हुए हो, मुसीबत में फंसे हुए हो। टाइट कार्नर में फंसे हुए हो, इसका मतलब मुसीबत में फंसे हुए हो, है ना। आगे चलते हैं। कम हेल आर हाई वाटर, ये एक ईडियम है, और इससे पहले ये वाला कर लेते हैं। कौन सा? आउट ऑफ द वुड्स। वुड्स का मतलब क्या होता है? वुड मतलब लकड़ी, और वुड्स मतलब जंगल होता है, अगर इसके बारे में बात करें तो, है ना। वुड्स का मतलब, जैसे ये आपने नाउन में पढ़ा होगा कि वुड का मतलब लकड़ी होता है, वुड्स का मतलब जंगल होता है। जैसे आपने ये पढ़ा होगा आयरन, ये वाला पढ़ा होगा एयर, हवा, एयर्स दिखावटी व्यवहार,
ये आपने पढ़े होंगे, ठीक है, आई होप सो। इस तरीके के टर्म बनते हैं, जैसे सैंड, सैंड मतलब बालू, जबकि सैंड्स मतलब रेगिस्तान होता है, यू नो वेरी वेल, है ना। तो ऐसे आउट ऑफ वुड्स, कोई व्यक्ति जो फॉरेस्ट से बाहर है, इसका मतलब डेंजर से बाहर है, आउट ऑफ डेंजर, इसका मीनिंग सेम नहीं है इसलिए इसको लिख लेना, आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ डेंजर, ये है। एक ये है कम हेल आर हाई वाटर, है ना, इसका मतलब होता है वॉट एवर द डिफिकल्टीज, वॉट एवर द डिफिकल्टीज, है ना, किसी भी तरीके की मुसीबतें हों, चाहे वो हाई वाटर आ जाए और चाहे मेरे सामने नर्क ही क्यों ना आ जाए, है ना। तो वॉट एवर द सिचुएशंस, वॉट एवर द डिफिकल्टीज, है ना, तो उसके लिए यूज करते हो कम हेल आर हाई वाटर, तो लर्न कर पाओगे, ठीक है। वॉट एवर दी डिफिकल्टीज, आप कहते हो भाई मुझे तो सिलेक्शन लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट, है ना। तो वही है कम हेल और हाई वाटर, वॉट एवर दी सिचुएशंस। बियर द ब्रंट, बियर द ब्रंट का मतलब होता है टू बियर द वर्स्ट, टू बियर द वर्स्ट, सबसे खराब सिचुएशन का को फेस करना, है ना, बियर द वर्स्ट। ब्रंट मतलब मेन अटैक होता है, जैसे मान लो आप कहा जाए कि किसी भी राजा का जो सबसे बहादुर सिपाही होता है, जो सबसे बोल्ड सोल्जर होता है, उसको ब्रंट एरिया में रखा जाता है ना। तो बियर द ब्रंट का मतलब सबसे जो वर्स्ट पोजीशन हो सकती है उसको बियर करना। होप से ये वाले लिस्ट तो आपको पता चल गया, और इसके ईडियम बहुत आते हैं, मैं आपको एक बार बता दूं, ये जो आप टर्म पढ़ रहे हो ना, ये वाला 13 वाला, इसके ईडियम बार बार पूछे जाते हैं, है ना। इन ट्रबल, इन आसूप, ट्रबल्ड वाटर, कम टू ग्रीफ, बैक टू दी वॉल, इन डच, गो टू हॉट वाटर या गेट इन टू हॉट वाटर, आप ये बोलते हो। बी इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, इन अ फिक्स, इन अ टाइट कॉर्नर न जाने कितने बार पूछा गया, इन अ फिक्स न जाने कितने बार पूछा गया, आउट ऑफ बुट्स बाकी क्लियर कर पाओगे, है ना। चलो, जैसे ये आउट ऑफ बुट्स का मतलब क्या है, जंगल से कोई व्यक्ति बाहर है, तो इसका मतलब डेंजर से बाहर है ना। एक और क्वेश्चन इसमें बनता है अगर आपने पढ़ा होगा तो, कि जैसे वो क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर में दे देता है कि इन डेंजर की जगह इन अ डेंजर लिख देगा, है ना। ये आपने शायद पढ़े होंगे फ्रेजेस कि इन अ डेंजर नहीं होता, इन डेंजर होता है, इन ट्रबल होता है, इन अ ट्रबल नहीं होता। तो ये छोटे छोटे टर्म है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं एबव बोर्ड, एबव पार, या फिर कट एबव। अब पहले एक एक करके समझते हैं हम लोग। अच्छा, ये तीनों में जो खास बात है तीनों को एक साथ रखने की, वो ये है कि इन तीनों में एबव वर्ड जो है वो तीनों में है, दैट्स वाई इन तीनों को एक साथ हम पढ़ रहे हैं। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं सर। जैसे एबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, बोर्ड में जो सबसे ऊपर व्यक्ति है वो इस वजह से है क्योंकि वो ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट लोग हमेशा कहाँ होते हैं, ऊपर होते हैं, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, आप ये बोलते हो। दूसरे वाले पे आते हैं, एवं पार, आप ये कहते हो कि इसका मतलब है मोर देन यूजुअल, मोर देन यूजुअल, मोर देन यूजुअल। अब इसको मैं समझाता हूँ, देखो जरा। जैसे आपने कहा कि भाई इस पिच पर, जो क्रिकेट पिच है, आप कहते हो इसमें 180 जो है ये एबव पार स्कोर है। एबव पार स्कोर का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब नॉर्मल से कहीं ज़्यादा, है ना। जैसे आप कहो कि मान लो आपका आपका जो 200 मार्क्स का एग्जाम है, मान लो सपोज दैट, है ना, और आप कहते हो कि 150 प्लस अगर आप ला रहे हो तो ये एबव पार स्कोर है। एबव पार स्कोर का मतलब है यूजुअल से कहीं ज़्यादा। कट एबव, कट एबव का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारे कट एबव का मतलब आप ये कह सकते हो सुपीरियर, जो बाकी सभी से सुपीरियर है, कट एबव, बाकी को कट करके ऊपर ऊपर है सबसे, बाकी को कट करके सबसे ऊपर आ रहा है, इसका मतलब वो सुपीरियर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। ये सारे ईडियम क्लियर हो गए। एबव बोर्ड, बोर्ड में जो सबसे ऊपर है वो ऑनेस्ट एंड फ्रैंक है। एबव पार स्कोर, आप इसको सिंपली ऐसे याद रखना, एबव पार स्कोर, इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स आप ये कहोगे कि जो स्कोर नॉर्मल यूजुअल से कहीं ज़्यादा है उसको एबव पार स्कोर बोलोगे। आगे चलता है, एक्सेप्ट द गॉन्टलेट, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, थ्रो इन टॉवल,
अब एक एक करके समझते हैं। पहले पहले तो ये गॉन्टलेट क्या होता है, इसका मतलब होता है जो आप कहते हो, गॉन्टलेट का मतलब जो तलवार के वार को रोकने के लिए यूज किया जाता है, ढाल बोलते हो शायद उसको, है ना। एक्सेप्ट द गॉन्टलेट का मतलब टू चैलेंज, और थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब भी टू चैलेंज। यहाँ पर चैलेंज से रिलेटेड ईडीएम है, चैलेंज, इन दोनों का मतलब हो गया टू चैलेंज। जबकि थ्रो इन द टॉवल जो है वो जस्ट अपोजिट है, इसका मतलब होता है एडमिट डिफीट। ये आता है एडमिट डिफीट, अपनी हार जो है वो स्वीकार कर लेना। ये होता है थ्रो इन द टॉवल। तो पहले तो दो ईडीएम ऊपर वाले सेम है, ये दोनों सेम है, और ये इनका जस्ट अपोजिट है, इसलिए साथ में रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया थ्रो इन द टॉवल का मतलब हो गया एडमिट डिफीट। बाकी इसमें अगर आप याद और भी ऐड करना चाहते हो, आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, जील्ड टू, है ना। इसका मतलब झुक जाना, समर्पण कर देना, सरेंडर कर देना। जैसे आपने गिव इन पढ़ा होगा, ये जरूर पढ़ा होगा, गिव इन फ्रेजल वर्ब आती है, इसका मतलब सरेंडर कर देना। और एक और फ्रेजल वर्ब आती है केव इन, इट मीन्स आल्सो सरेंडर कर देना। तो यहाँ पर तीन फिर से सेम हो गए, एक आपका थ्रो इन द टॉवल, दूसरा जील टू, गिव इन और केव इन। अब केव इन तो सिंपली वैसे भी लर्न कर पाओगे आप, कि अगर व्यक्ति केव के अंदर चला जाए तो उसको सरेंडर करने के अलावा और कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि केव में क्या रहते हैं, वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल क्या करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, है ना। ये वाली बात ऐसे आप लर्न कर सकते हो। चलो क्लियर है, आगे चलते हैं सर नेक्स्ट। चलो इसके बाद चलते हैं अगले वाले पे, अगेंस्ट द क्लॉक। अच्छा ये क्लॉक से रिलेटेड है, इनको थोड़ा समझना, क्लॉक से रिलेटेड है, अगेंस्ट द क्लॉक और अराउंड द क्लॉक। अब दोनों का मीनिंग समझना। अब ये क्लॉक से रिलेटेड है, देखो, अगेंस्ट द क्लॉक और अराउंड द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है कि आपको जो टास्क दिया गया है वो आप विद इन अलॉटेड टाइम कर पा रहे हो, इसको बोलते हैं अगेंस्ट द क्लॉक। टू डू अ वर्क विद इन अलॉटेड टाइम, तो किसी काम को नियत समय पर करना, नियत समय से पहले करना, विद इन अलॉटेड टाइम, विद इन अलॉटेड टाइम, इसको आप बोलोगे अगेंस्ट द क्लॉक। आपने कहा अराउंड द क्लॉक, इसका मतलब 24 आवर्स, 24 आवर्स, पूरे दिन आप ये कहते हो, ये हो गया अराउंड द क्लॉक। तो दोनों ध्यान रखने। टू बर्न मिड नाइट ऑयल, देर रात तक काम करना। वर्क, टू वर्क लेट इन द नाइट, टू वर्क लेट इन द नाइट, लेट इन द नाइट, देर रात तक काम करना, है ना। जैसे पहले के समय में क्या था, लाइट वगैरह नहीं होते थे तो ऑयल जलाते, दीपक जलाते थे। किसी घर में दीपक जल रहा है, इसका मतलब उसके घर में अभी कोई ना कोई काम चल रहा है। जैसे आप कहते हो ना कि मान लो कोई व्यक्ति है, वो पढ़ रहा है देर रात तक, है ना, तो ऑयल को क्या कर रहा है, दीपक को जला करके रखा हुआ है उसने। तो सिंपली याद रख पाओगे, तीन है यहाँ पर, अगेंस्ट द क्लॉक विद इन अलॉटेड टाइम, अराउंड द क्लॉक 24 आवर्स, बर्न मिड नाइट ऑयल, टू वर्क लेट इन द नाइट। जैसे एक और ईडीएम आगे कहीं मिलेगा तो मैं फिर समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। ग्रेव यार्ड शिफ्ट होती है, एक ही आता है, ग्रेव यार्ड शिफ्ट, ग्रेव यार्ड शिफ्ट। और ग्रेव यार्ड शिफ्ट का मतलब क्या होता है ना, जिस समय जो भूत होते हैं वो एक्टिव होते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेव यार्ड शिफ्ट। इसका मतलब मिड नाइट टू मिड नाइट, रात 12 बजे से मतलब सतर्क हो जाते हो ना आप, भाई ये जो टाइम है ये किसका है, ये आपका भूतों का समय है ना। तो ग्रेवयार्ड शिफ्ट का मतलब क्या हो गया कि मिडनाइट से मॉर्निंग तक का जो टाइम है उसको ग्रेवयार्ड शिफ्ट बोलते हो आप। होप सो क्लियर है, आगे चलते हैं सर। अलाइव एंड किकिंग। अब ये तीन ईडियम है, ये बाय डिफॉल्ट सेम है, इन तीनों का मतलब होता है हेल्दी होना। ये जो तीन ईडियम है, तीनों का मीनिंग जो है वो सेम है। तीनों का मीनिंग क्या होता है, इन तीनों का मतलब होता है हेल्दी होना, हेल्दी होना, स्वस्थ होना। अब एक एक करके समझते हैं पहले, ठीक है। जैसे अलाइव एंड किकिंग है, हेल एंड हर्टी है, फिट एज फिडल है, तीनों का मतलब सेम है। अब देखो तीनों को कैसे लर्न कर पाओगे। इसको तो फिट, कोई फिडल है वो बिल्कुल फिट है, आप ऐसे याद कर लो। हर्ट जो है, हेल और हर्ट है, हेल एंड हर्टी का मतलब
स्वस्थ है। जो हर्ट है वो बिल्कुल कैसा है, हेल है, इसका मतलब पूरी तरीके से स्वस्थ है। अलाइव एंड किकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे वो आपने मूवी देखी है 3 इडियट, है ना, तो उसमें क्या होता है, जो बेबी है वूम में, है ना, तो वो क्या करता है, जैसे क्या बोलता है, ऑल इज वेल, हाँ, तो कहता है ऑल इज वेल, वैसे वो किक करता है ना, तो कहता है इसने किक किया, इसका मतलब क्या है, वो पूरी तरीके से अलाइव है और किकिंग है। तो वूम के अंदर जो बेबी है वो कैसा है, वो अलाइव है और किक कर रहा है ना, किक कर रहा है, इसका मतलब वो पूरी तरीके से फिट है। तो ये आप बोलते हो अलाइव एंड किकिंग का मतलब। और हेल एंड हर्टी और फिट एज अ फिडल, तीनों का मतलब होता है बिकम हेल्दी, स्वस्थ होना, है ना। तो ये तीनों ईडियम है, तीनों का मीनिंग जो है वो सर सेम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है ऑल एगॉग। अगला जो ईडियम है वो है ऑल एगॉग। एगॉग का मतलब होता है, अच्छा इन तीनों का मतलब क्या है, मतलब इन तीनों का मतलब कहीं ना कहीं सरप्राइज से है। पहला तो ये मीनिंग आप समझ लो कि इन तीनों का मतलब कहीं ना कहीं सरप्राइज होने से है। जैसे इसमें फ्रेजल, ये फ्रेजल वर्ब है, टेकन अबैक, टेक अबैक, पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाना, शॉक्ड हो जाना। जैसे आप कहते हो कि बेसिकली जैसे आप कहते हो ये, हाँ एक वर्ड यूज करते हो फ्लावर गास्टेड। फ्लावर गास्टेड का मतलब हक्का बक्का रह जाना। टेकन अबैक का मतलब सरप्राइज, फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखना, बार बार पूछी जाती है। अब ये जो वर्ड है ऑल एगॉग, इसका मतलब टू बी सरप्राइज्ड। अब ये एगॉग का मतलब होता है वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड, एक्साइटेड, ये इसका मीनिंग होता है। अब आपने कहा इसको अक्सर लर्न कैसे करें ऑल एगॉग, मैंने कहा एगॉग मतलब वेरी एक्साइटेड, ऑल मतलब सभी, सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे, उन्हीं को सरप्राइज मिला, जितने लोग एक्साइटेड थे उन्हीं को सरप्राइज मिला, वही सरप्राइज हुए, है ना। बोर्ड फ्रॉम द ब्लू, अचानक आया हुआ संकट जिसको आप कहते हो, अचानक स्काई से बोर्ड गिरा, है ना, तो इसको क्या बोलते हो आप, बोर्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, इवेंट या सरप्राइजिंग इवेंट आप ये कह सकते हो, लेकिन अनप्लीजेंट है, सरप्राइजिंग अनप्लीजेंट इवेंट, ये आप कह सकते हो। कई बार तो वो ऑप्शन में ऐसे फंबल करा देता है, अगर आपने ढंग से ईडियम को समझा नहीं है तो फिर वो फंबल करा देगा। अब आपने केवल इतना पढ़ लिया है कि भाई इवेंट है ये कोई, है ना, या अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, अब वो ऐसे लिखेगा अनएक्सपेक्टेड प्लीजेंट इवेंट, अनएक्सपेक्टेड अनप्लीजेंट इवेंट, ऐसे ऑप्शंस में कई बार फंबल कराता है फिर वो। एग्जाम मतलब बेसिकली पेपर को टफ करने का मतलब ये नहीं कि बहुत भारी भरकम क्वेश्चन रख दो। पेपर को टफ करने का सिंपल से एक और पैटर्न होता है कि मेक द कंफ्यूजिंग ऑप्शंस, है ना, तो वो अगर बन गया तो फिर आप वैसे टफ हो जाता है वो। तो इसलिए कहते हैं वो थोड़ा सुलझा करके चलना है आपको, मतलब बेसिकली उनको समझ करके चलना है। तो ये क्या है, सरप्राइजिंग है, ये भी सरप्राइजिंग है, लेकिन कैसा, अनप्लीजेंट, सरप्राइजिंग बट अनप्लीजेंट, उसको बोलते हो बोर्ड फ्रॉम द ब्लू, अचानक आया हुआ संकट। तो ये क्लियर हो गया। 18 19 में आते हैं। अच्छा ये बोट से रिलेटेड है, ये जितने ईडीएम है ये रिलेटेड टू बोट, ऊपर मैंने मेंशन नहीं किया, यहाँ पर लिख लेना। सेट नंबर 19 में आगे रिलेटेड टू बोट, रिलेटेड टू बोट, है ना। अब इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, देखो एक एक करके ध्यान समझना। बी इन द सेम बोट, अब देखो इसमें भी बोट है, मिस द बोट इसमें भी बोट है, बर्न वंस बोट यहाँ पर भी बोट है, रॉक दी बोट इसमें भी बोट है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। बी इन द सेम बोट का मतलब बी इन द सेम प्रॉब्लम, बी इन द सेम प्रॉब्लम, दो व्यक्ति जो सेम प्रॉब्लम में है, सेम, अगर आप एक बोट में बैठे हुए हो तो का मतलब आप सेम प्रॉब्लम में हो। जैसे बचपन में आप क्या करते थे कि आप होमवर्क करके नहीं लाए, और आप ढूंढ रहे हो कि भाई मेरी बोट में कोई सवार है कि नहीं है, इसका मतलब इट मीन्स कि आप यू आर फाइंडिंग आउट कि कौन सा ऐसा बंदा है जो मेरी बोट में सवार है, जो होमवर्क करके नहीं लाया, है ना। और कसम से मिल जाता, बड़ी खुशी होती थी कि हाँ चलो कम से कम कोई तो है जो मेरा साथ देने वाला है, वरना मैं अकेले पिटता। तो बी इन द सेम बोट का मतलब बी इन द सेम प्रॉब्लम। मिस द बोट, मिस द चांस, अब नदी पार जाने का एक ही मौका था, वो भी आपने खो दिया, बोट चली गई, है ना। तो मिस द बोट और इसी को मिस द बस बोलते हैं, इन दोनों का मीनिंग हो गया मिस द चांस, मिस द चांस, दोनों याद रखिएगा, मिस द बोट, मिस द बस और
दोनों का मीनिंग हो गया सेम, मिस द चांस। बर्न वंस बोट, आपने नदी पार कर ली, पार करने के बाद आपने बोट को बर्न कर दिया, इसका मतलब वापसी के रास्ते बंद कर दिया। स्टॉप रिटर्निंग वेज, आप ये बोलोगे स्टॉप रिटर्निंग वेज, स्टॉप रिटर्निंग वेज, वापसी के रास्ते बंद कर देना, ये होता है बर्न वंस बोट। ठीक है। रॉक द बोट, अपसेट द बैलेंस, ये आप कहते हो अपसेट द बैलेंस, बैलेंस अपसेट करना, बैलेंस अपसेट करना। रॉक द बोट का मतलब अपसेट द बैलेंस, है ना। तो होप सो सारे क्लियर हो गए बोट से रिलेटेड। बी इन द सेम बोट, बी इन द सेम प्रॉब्लम, है ना। मिस द बोट, मिस द चांस, या मिस द बस इसी को बोलते हो। बर्न वंस बोट, स्टॉप रिटर्निंग वेज, वापसी के रास्ते बंद करना। रॉक द बोट का मतलब अपसेट द बैलेंस। आगे चलता है नेक्स्ट, अगले वाले टाइप में आते हैं सर। अगला जो टाइप है ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक व्यक्ति जो चीज़ों में निपुण नहीं है, चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं है, इनएक्सपर्ट जिसको आप कह सकते हो, जैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ऑल थंब, बुल इन चाइना शॉप, क्लास एट कटिंग एज, क्लास एट कटिंग एज। आप समझते हैं सर इनके बारे में, तीनों के बारे में। ऑल थंब का मतलब क्लमजी होना। अब ये क्लमजी क्या होता है सर, ये भी तो हमें समझना है। तो समझ लिया ऑल थंब मतलब क्लमजी, और कई बार तो वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता है आपको, उसका हिंदी निकाले तो फिर हिंदी मीनिंग भी नहीं समझ में आता वो है क्या। मान लो बेढंगा लिख दिया, या मान लो बहुत क्रिटिकल हिंदी कहीं यूज कर ली तो फंस जाते हो। ऑल थंब सारे अंगूठा छाप है, इसका मतलब कोई काम का व्यक्ति नहीं है, कोई ढंग का व्यक्ति नहीं है, आप ये बोलते हो ऑल थंब। इसका मतलब सारे के सारे अंगूठा छाप। जैसे वो मूवी देखते हो आप माला माल वीकली, उसमें क्या होता है सारे गांव वाले जितने हैं वो सब अंगूठा छाप है ना। तो ऑल थंब मतलब क्लमजीनेस, आप ये बोलते हो। बुल इन चाइना शॉप, मीनिंग क्या होता है, बुल इन चाइना शॉप के बारे में अगर बात करोगे तो इसका मतलब कोई व्यक्ति जो किसी काम के अनुरूप नहीं है, किसी काम को बहुत बेढंगे तरीके से करता है ना। तो आप ये कहते हो क्लमजी एट डूइंग समथिंग, है ना, इसको बोलते हैं, इसको भी क्लमजी कह सकते हो आप, क्लमजी एट डूइंग समथिंग, किसी काम को बहुत बेढंगे तरीके से करता है। अब देखो चाइना शॉप जो है टेक्निकल रूप से बहुत एडवांस है, और बुल टाइप का बैल टाइप के इंसान को बैठा दो जिसको क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में कोई जानकारी है नहीं, है ना, वो जानते नहीं टेक्नोलॉजी होता क्या है ना, तो फिर मामला गड़बड़ होगा। वही कह रहा है बुल इन चाइना शॉप, इसका मतलब है कि बेढंगे तरीके से काम कर रहा है। और क्लॉस एट कटिंग एज, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट, का मीनिंग होता है एक्सपर्ट। अब ये अपोजिट है इन दोनों का बेसिकली। क्लॉस सेट मतलब परफेक्ट है किसी चीज क्या, एज को कट करने में। जैसे कोई आर्टिस्ट है, कोई कलाकार है, वो एज को बहुत बारीकी से काट रहा है, कट कर रहा है, इसका मतलब वो एक्सपर्ट है उस काम में। जैसे इसी को बोलते हैं पास्ट मास्टर, एक ये बनता है आपका, अगर आपने पढ़ा हो तो पास्ट मास्टर, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो एक्सपर्ट है किसी चीज़ में। ठीक है, तो समझ में आगे होगी बात, है ना। तो ये वाला भी क्लियर हो गया आपका, जहाँ पर हम बात कर रहे थे क्लमजीनेस से या एक्सपर्ट से रिलेटेड। दो ईडियम है जिनका मतलब क्लमजीनेस है, दो ईडियम है जिनका मतलब एक्सपर्ट है। ऑल थंब बुल इन चाइना शॉप का मतलब क्लमजी होना, और क्लॉस एट कटिंग एज और पास्ट मास्टर दोनों का मतलब एक्सपर्ट होना। आगे चलते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। यह है अल्मा मैटर, एलुमनस, मैग्नम ओपस, ड्रामेटिक पर्सोना, सॉन सॉन। अब ये रिलेटेड है किसी न किसी तरीके से, इनको एक साथ रखने की कोई ना कोई वजह है, वो अभी आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों इनको एक साथ क्यों रखा है। अल्मा मैटर, अच्छा वो पिछले मैं पीवाई के सीरीज करा रहा था, वहाँ पे मीटर टाइप हो गया, मैंने मीटर ही पढ़ लिया, है ना। तो भर भर के कमेंट आ गए कि नहीं सर मैटर, मीटर नहीं होता मैटर होता है ना। एनीवे ठीक है, तो क्या कहा जाए, गलतियां हैं वो लर्निंग का पार्ट होती हैं। अल्मा मैटर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर आप देखोगे तो बेसिकली जहाँ पर किसी व्यक्ति की स्कूलिंग हुई है, जैसे आप किसी राइटर के बारे में पढ़ते हो, है ना, जैसे आप विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ते हो, है ना, तो किंग्स स्कूल करके उनकी वहाँ पर स्कूलिंग हुई, है ना। तो उसको बोलते हो अल्मा मैटर। अल्मा मैटर का मतलब हो गया जहाँ पर किसी व्यक्ति की स्कूलिंग हुई है, उसको आप बोलते हो। ठीक है, तो इसका मतलब जहाँ पर किसी व्यक्ति की स्कूलिंग हुई है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ स्कूलिंग, आप समझ जाओगे, है ना।
एलुमनस का मतलब क्या होता है? फॉर्मर स्टूडेंट, फॉर्मर स्टूडेंट्स। इसी का जो प्लूरल बन जाता है वो क्या होता है? अलुमनाई होता है। किसी कॉलेज का फॉर्मर स्टूडेंट है उसको बोलते हो अलुमनस। अलुमनाई इसका फेमिनिन हो जाता है। मैग्नम ऑपस क्या होता है? जो मास्टरपीस है किसी का उसको बोलते हो मैग्नम ऑपस, इसको बोलते हो मास्टरपीस। मास्टरपीस जैसे मैं कहूँ कि भाई आप जॉन मिल्टन के बारे में पढ़ते हो, आपको एक नाम याद आता है तुरंत, पैराडाइज लॉस्ट, है ना? कि किसी व्यक्ति की जो पहचान है, जिस वर्क के लिए उसको जाना जाता है, वो उसका मैग्नम ऑपस है ना? जैसे आप वर्ड्सवर्थ की बात करते हो, प्रेल्यूड नाम आता है आपके मन में, है ना? तो ये मैग्नम ऑपस है, उनके मास्टरपीस हैं। जैसे आप टी.एस. एलियट की बात करते हो, वेस्टलैंड याद आता है। पी.बी. शैले की बात करते हो, हॉट टू दी वेस्ट विंडी याद आता है ना? तो देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स। ठीक है, आगे चलता है। ड्रामेटिक पर्सोना, ये क्या होता है? जो करेक्टर्स होते हैं उनको आप बोलते हो ड्रामेटिक पर्सोना। करेक्टर्स आर यूज्ड, उनको उनको आप बोलते हो ड्रामेटिक पर्सोना। जो ड्रामा में परफॉर्म करने वाले लोग हैं उनको आप बोलते हो ड्रामेटिक पर्सोना। सॉन सॉन्ग का मतलब आखिरी रचना होती है, लास्ट वर्क, इसका मीनिंग होता है लास्ट वर्क, सॉन सॉन्ग। जैसे आप कहते हो कि जो विलियम शेक्सपियर हैं उनका जो टेम्पेस्ट है वो सॉन सॉन्ग माना जाता है। टेम्पेस्ट एक बहुत बेहतरीन प्ले है उनका, जिसको हम सॉन सॉन्ग कहते हैं। यहाँ तीन चार पाँच ईडियम है जो आपको ध्यान रखने हैं। अल्मा मैटर क्लियर हो गया, फॉर्मर स्कूलिंग। एलुमनस फॉर्मर स्टूडेंट। मैग्नम ऑपस मास्टरपीस हो गया। ड्रामेटिक पर्सोना करेक्टर्स हो गए। सॉन सॉन्ग का मतलब लास्ट वर्क हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा, ये भी कहीं ना कहीं से सेम है, ये इनडायरेक्टली, इसलिए इनको एक साथ हम लोगों ने पिक किया है। अब इन सभी का मीनिंग एक है, पहले तो ये समझना। प्ले आ सबऑर्डिनेट रोल, प्ले आ सबऑर्डिनेट रोल, सबऑर्डिनेट रोल प्ले करना, ये इसका मीनिंग है। अब इसको समझना, जैसे आपने कहा ऑलवेज ब्राइड मेड नेवर अ ब्राइड, प्ले सेकंड फिडल, बैक बर्नर, बैक सीट ड्राइवर, है ना? लास्ट वाला अलग है, लगी बीन द ड्राइविंग सीट। तो यहाँ से यहाँ तक ये तीनों का मीनिंग सेम है, ये अलग है। अब एक एक करके समझते हैं जरा। देखो, ऑलवेज ब्राइड मेड नेवर अ ब्राइड, हमेशा ब्राइड की मेड बनना, कभी ब्राइड न बनना। अब ब्राइड जो है वो मेन फोकस में है, मेन लीड रोल में है ना? ब्राइड की मेड बनी हुई है या बाकी लोग हैं वो सभी सबऑर्डिनेट रोल में है। तो ब्राइड की मेड बनना और कभी भी ब्राइड न बनना, इसका मतलब हमेशा सबऑर्डिनेट रोल में रहना। जैसे आप कहते हो एक्टर हैं, एक्टर के साथ को एक्टर हैं, दोनों डांस कर रहे हैं, एक्टर लीड रोल में है और को एक्टर जो है वो लीड रोल में नहीं होते, वो सबऑर्डिनेट रोल प्ले करते हैं। प्ले सेकंड फिडल, सेकंड फिडल गेम, सेकंड फिडल। जैसे आप ऐसे कहते हो कि भाई मान लो रोको बैटिंग कर रहा है ना? अब मैं मान लो ये बहुत स्पीड से खेल रहा है ना? रोको, और रो बहुत तेजी से खेल रहा है, तो को कैसा करेगा? ये सेकंड फिडल वाला काम करेगा। या मान लो को बहुत तेजी से खेल रहा है तो रो कैसा काम करेगा? सेकंड फिडल का। इसका मतलब होता है लीड रोल प्ले ना करना। बैक बर्नर, जिसको ज्यादा महत्व ना दिया जाए, है ना? बैक बर्नर, बैक बर्नर का मतलब है, जैसे अब कहा जाए कि भाई जो इस समय ट्रेंडिंग जो पॉइंट मैं आपको बताऊं कि श्रेयस अय्यर बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, है ना? लेकिन उनको टेस्ट टीम में शामिल नहीं किया गया, तो ही इज बैक बर्नर। इनको बहुत ज़्यादा वैल्यू, जैसे कहा जाए कि एग्जांपल ये भी ले सकते हो, जैसे अभी चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन उसको उतनी वैल्यू नहीं दी गई। दिस इज कॉल्ड बैक बर्नर, है ना? बैक सीट ड्राइवर, तो इसका मतलब प्ले सबऑर्डिनेट रोल, बैक सीट ड्राइवर है, इसका मतलब सबऑर्डिनेट रोल प्ले कर रहा है। बी इन द ड्राइविंग सीट, मतलब लीड रोल में होना। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया लीड रोल में होना, उसको बोलते हो बी इन द ड्राइविंग सीट। सिंपली आप इसको समझ सकते हो। तो बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब क्या है? एक व्यक्ति जो पूरी तरीके से लीड रोल में है, ये अपोजिट है इनका बेसिकली, अगर याद रखना है तो। ये क्लियर हो गया। ऑलवेज ब्राइड मेड नेवर अ ब्राइड, समझ में आ गया। प्ले सेकंड फिडल, यहाँ सेकंड से याद रखोगे, यहाँ ब्राइड मेड से याद रखोगे। बैक बर्नर तो याद ही रहेगा, बैक सीट ड्राइवर याद ही रहेगा। बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब लीड रोल, लीड रोल ये कह सकते हो आप, है ना? इसको क्या कह सकते हो? लीड रोल, इन चार्ज आप ऐसे कह सकते हो, जो चार्ज में है,
इंचार्ज ये कह सकते हो आप। समझ आ गया? अगले वाले पे आते हैं सर। यहाँ पर कुछ ईडीएम जो कहीं ना कहीं आई से रिलेटेड है। पहली बात तो ये है ना, तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं सभी तो बारी बारी से। जैसे मैंने कहा एन आई फॉर एन आई, एन आई फॉर एन आई, जैसे को तैसा, है ना, टिट फॉर टैट। न जाने कितनी आपने स्टोरीज पढ़ी हैं जहाँ जिनका जो मॉरलेशन है वो टिट फॉर टैट है, एन आई फॉर एन आई है ना। ब्लो फॉर ब्लो है, आप ये कहते हो। इन तीनों का मीनिंग जो है वो सेम है, जैसे को तैसा, है ना, सिंपली याद रखोगे। आई ओपनर मतलब होता है जो आंखें खोलने वाला है, आंखें खोलने वाला। आंखें खोलने वाले का मतलब क्या है? आंखें खोलने वाला मतलब जो जैसे कहते हो ये इवेंट हो गया तो मेरी आंखें खुल गई, वरना मैं अंधेरे में था, है ना, कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसी कंस्पिरेसी चल रही है ना। ये आई ओपनर का मतलब होता है कोई चीज़ जो एक्सपोज हो गई है, जिसकी वजह से आपको रियलिटी का पता चल गया है, उसको बोलते हो आप आई ओपनर। टू सी आई टू आई, आंखों आंखों में देखना। टू एग्री, सहमत होना। अब देखो जितने ईडीएम हैं यहाँ पर आई से रिलेटेड है, जैसे ये आई, अच्छा ये तो तीनों सेम ही हो गए इसलिए साथ में रख दिए। यहाँ आई ओपनर, टू सी आई टू आई वॉश, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ये सब आई से रिलेटेड है कहीं ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कहा आई वॉश का मतलब होता है डिसीव, चीट, धोखा, डिसेप्शन, डिसेप्शन धोखा, है ना। आई वॉश का मतलब डिसेप्शन, धोखा। ग्रीन आइड मॉन्स्टर जेलस होता है। ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब क्या होता है? जेलस, जो बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु है, उसको बोलते हो ग्रीन आइड मॉन्स्टर, है ना, जो बहुत ज़्यादा जेलस है। तो सर क्लियर हो गया? एक बार डिफाइन कर लेता हूँ मैं। एन आई फॉर एन आई, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ब्लो फॉर ब्लो, इन तीनों का मतलब होता है जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, है ना, ये वाली बात। आपने कहा आई ओपनर, कोई चीज़ जो जिसकी वजह से आपको रहस्य का पता चल गया, कंस्पिरेसी का पता चल गया, वो आंख खोलने वाला है। आपने कहा टू सी आई टू एग्री, है ना। आई वॉस मतलब डिसेप्शन, और ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब जेलस होता है, ईर्ष्याल होता है ना। आगे चलते हैं सर। अच्छा ये वाला एक और डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद वाइंड अप करेंगे। हिट द नेल ऑन द हेड। अब इनमें से ज़्यादातर ऐसे इडियम है जिनका मतलब होता है या तो बहुत जल्दी या तो सही समय पर। दो मीनिंग है यहाँ पर, मैं एक एक समझाऊंगा तो आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा हिट द नेल ऑन द हेड एट द राइट टाइम, सही समय पर, अप्रोप्रिएट टाइम जिसको आप बोलते हो, निक ऑफ द टाइम इसी को बोलते हो, उचित समय पर, सटीक समय पर जिसको आप कहते हो, है ना। तो हिट द नेल ऑन द हेड इसका मतलब उचित समय। आपने कहा एट द निक ऑफ द टाइम, सेम मीनिंग है। फुलनेस ऑफ टाइम, एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, या वैसे फुलनेस ऑफ टाइम आप ऊपर रखते ज़्यादा अच्छा होता। इनका मीनिंग क्या हो गया? इन तीनों का मतलब हो गया ये दोनों, दो और एक ये वाला, तीनों इनका मतलब हो गया एप्रोप्रिएट टाइम, एप्रोप्रिएट टाइम, उचित समय पर, का मीनिंग हो गया उचित समय पर। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, अच्छा ये पीछे लिखा तो है, इसको हटा दो यहाँ से। इन तीनों का मीनिंग सेम हो गया, सही है। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, तुरंत, इंस्टेंटली, है ना। जैसे आप कहते हो कि भाई कि जो आज समय, इस समय जो डिजिटल पेमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है? वो एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, इंस्टेंटली, ब्लिंक ऑफ एन आई, है ना, उसी को बोलते हो आप, पलक झपकते ही। इन दोनों का मीनिंग क्या हो गया? ये भी हो गया ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। तीनों का मतलब हो गया विदाउट डिले, विदाउट डिले, बिना किसी देरी के साथ, है ना। इसी को बोलते हो इन अ जिफी, जिफी का मतलब जल्दी में, इन आ जिफी। और इसी के लिए एक इडियम और है, इन टू सेप्स, इसका मतलब भी क्या होता है? विदाउट डिले, बिना किसी देरी के साथ, बिना किसी देरी के। एक बार डिफाइन करते हैं इन सभी इडियम्स को, समझ आ जाएगा। हिट द नेल ऑन द हेड, सही समय पर, सही समय पर हेड पर नेल को हिट करना। आपको लर्न करना, सिंपली ऐसे लर्न करो, हेड पर नेल को सही समय पर हिट करना, है ना। जैसे ये पूरा खेल खेल टाइम का है, अगर आप समझो तो। एक व्यक्ति जो बहुत मेहनत करता है, बहुत ज़बरदस्त मेहनत करता है, लेकिन इस समय एग्ज़ाम है, उस एप्रोप्रिएट टाइम पर वो बिल्कुल पढ़ाई छोड़ देता है। उसके 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीने पहले वो पूरी पढ़ाई छोड़ देता है।
सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, पूरे पूरे ब्राइट चांसेस उसका सिलेक्शन ना हो। तो यही कह रहा है, हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक समय पर, अप्रोप्रिएट टाइम, है ना। जैसे आपका बुरा समय चल रहा है ना। हालांकि पिछले कुछ दिनों में तो मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपका बैड टाइम चल रहा है, यू शुड बी साइलेंट, तो शांत रहना है, कुछ नहीं करना है ना। यू शुड गिव दी आंसर, आप कह सकते हो, या यू शुड रिप्लाई, है ना। और कब करना है आपको रिप्लाई? सही अवसर देख करके, सही सही मौका देख करके, जब वो अप्रोप्रिएट टाइम आए, आपको लगे कि नहीं हाँ आप सही है, अब वो भी बोल करके नहीं, अपने, है ना, काम से जवाब देना है। जैसे आप कहते हो ना कि स्पीक, वो बड़ा प्यारी सी कोट है, अगर आपने पढ़ी हो तो, ठीक है, लाउडर देन वर्क स्पीक लाउडर देन वर्ड, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, है ना। तो बोलना नहीं है, आपको अपने काम से जवाब देना है। तो वही कह रहा है, अवसर आने का इंतजार करो, हिट द नेल ऑन द हेड, जिस समय अवसर हो उसी समय हेड में नेल को हिट करो, है ना। और इसी तरीके निक ऑफ द टाइम, सही समय पर, आपने कहा फुलनेस ऑफ टाइम, उचित समय पर, ड्रॉप ऑफ द हैट, ब्लिंक ऑफ एन आई। और ब्लिंक से वैसे ये 40 विंग्स आपने पढ़ा होगा, 40 विंग्स का मतलब पलक झपकते ही, है ना। और 40 विंग्स सॉरी शॉर्ट नैप होता है, शॉर्ट नैप, 40 विंग्स के बारे में अगर आप बात करोगे तो वो होता है शॉर्ट नैप। ब्लिंक ऑफ एन आई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब पलक झपकते ही, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, आपको पता चले। इन ए जिफी मतलब बहुत जल्दी, इन टू सेप्स इसका मतलब भी बहुत जल्दी। तो ये सारे समझ में आ गए होंगे। इन सभी का मतलब विदाउट डिले होता है, बहुत जल्दी के साथ। इन ऊपर के जो 3 हैं 4 हैं, ए 1 2 3, और 1 2, ये देखो 1 हो गया, 2 हो गया एंड 3 हो गया, इन तीनों का मतलब अप्रोप्रिएट टाइम हो गया। और नीचे वाले जो बन गए आपके, एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, ब्लिंक ऑफ एन आई, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, इन अ जिफी, इन टू शेप्स, इन चारों, सॉरी ये कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5 हो गए। इन सभी का मतलब हो गया विदाउट डिले। होप सो समझ में आ गया होगा, है ना। तो फिलहाल आज के लिए इतने ही रखते हैं। बाकी ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से और आगे रेडी कर रखे हैं, उनको फिर आगे कभी डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग मिलेंगे वेडनेसडे को, है ना। एक बात और कि आपका जो लेक्चर है वो डेली इवनिंग में 6 PM पर आपको मिलेगा। जिस समय PY के सीरीज का टाइम था वही समय रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, है ना, बता चुका हूँ। रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, 6 PM पर मिलेगा। एक वीक का स्केड्यूल आपको पहले दिन मैं आपको बता दिया करूँगा, जिस दिन फर्स्ट क्लास होगी मंडे को, उसी दिन मैं उस वीक का आपको स्केड्यूल बता दूंगा, इस वीक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप चाहो तो पहले से प्रिपेयर होकर के बैठ सकते हो, पढ़ सकते हो उस टॉपिक को। अदरवाइज यहाँ पर तो मैं आपको माइंड मैपिंग कराऊंगा ही कि चीज़ों को कैसे लर्न करना है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। बाकी आप एक लाइक कर सकते हो सेशन को, है ना, अगर आपको लगे कि मैंने थोड़े से एफर्ट्स डाले हैं सेशन में तो। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, थैंक यू, जय हिंद, विल मीट ऑन वेडनेसडे।